गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के? कैसे चल रही है ज़िंदगी? थोड़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, फेवर में नहीं थी, है ना। सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, आपको पता है। थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, कुछ फेवर में नहीं थी। सब तरफ से प्रेशर टाइप हो रहा था, ऑफिस से भी, लॉट ऑफ थिंग्स। आप सभी समझदार अच्छे से, तो आपको ये बात पता है, अच्छे से पता है, फैक्ट होता है कि जब भी कोई अच्छा होने वाला होता है उससे पहले कुछ ना कुछ बुरा होता है जो आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है। भगवान इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप इस अच्छी चीज़ के लिए, आप इस बड़ी चीज़ के लिए एलिजिबल हो क्या। तो वो एक फैक्ट है और हम तो पके हुए इस फैक्ट से कि यार हाँ, हमें पता है कि यार जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है उससे पहले कुछ हो। लेकिन अभी सब अच्छा है और बहुत बड़े प्लान्स हैं, कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा। कुछ बड़ा करने वाले, अच्छा करने वाले, क्योंकि अभी मेंस आने वाला, आपको पता है मेंस स्टार्ट होने वाला, और मेंस पूरा बहुत ही हाई क्वालिटी अपन लोग करने वाले हैं। मेंस बहुत तगड़े तरीके से अपन लोग करने वाले हैं। और मेरे भाई तैयार रहिए, 2-3 दिनों में स्टूडियो वगैरह हम सेटअप करने वाले हैं पूरा। उसी चक्कर में मैं थोड़ा सा बिजी भी था और कुछ चीज़ें थी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 26 सेशन ऑफ IBPS PO SBI PO मेंस, जहाँ पे हम बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन आज करने वाले हैं। लॉजिकल डीआईज भी है, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस भी है, नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस भी है, और एल्जेब्रा के भी क्वेश्चंस है, 1-2 नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी है। तो एक बहुत ही शानदार और हाई क्वालिटी की क्लास होने वाली है, और जो एक्चुअल में एग्ज़ाम डिमांड करता है उस लेवल पे हम क्लासेस को करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप इस नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, संदीप प्रजापति क्वांटिटेटिव टू डू। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप स्कैन करके भी कर सकते हो, डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो आप। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बारे में है, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, अब अफोर्ड नहीं कर सकते करना। चलिए, पहले हम बहुत ही हाई क्वालिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी के क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको पता है। और एक डीआई से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डीएस हिंदी नहीं ले पाया, सॉरी, क्योंकि कुछ अभी मैं आया था, लेट आया था ब्रांच से, क्योंकि अभी मर्जर चल रहे हैं, थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी चीज़ें हाथ में हैं, कुछ कुछ मैनेज करके करी है चीज़ें, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे सब कुछ, सब नॉर्मल है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको। आराम से पढ़िए, तबीयत से पढ़िए, इंग्लिश में है पूरा, हिंदी में आज नहीं ले पाया। थोड़ा सा आराम से एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को पढ़िए। काफ़ी कैलकुलेटिव है, काफ़ी हाई क्वालिटी का ये क्वेश्चन है, काफ़ी हाई क्वालिटी का। ऐसे बहुत सारे कैसलेट है, सॉरी कैसलेट तो एक ही है, लॉजिकल डीआई है। लॉजिकल डीआई में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। उसके अलावा HCF LCF पे बेस्ड और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, प्योर अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर से बोर्ड एंड स्ट्रीम पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास में होने वाले। तो बहुत ही खूबसूरत क्लास होने वाली है। चलिए पढ़ते हैं इसको आराम से, एंड देन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इसने पूछा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, चलिए देखते हैं इसको। आई होप आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, और मैं थोड़ा सा क्या छोटा कर देता हूँ खुद को, ताकि चीज़ें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतनी बड़ी बात है नहीं, नॉर्मल है। इसको कैसे करना? अच्छा यहाँ से करते हैं, मैं भूल गया यार। ओके, चलिए पढ़ते हैं ना इसको आराम से, और पढ़ने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस इन 5 कॉम्प्लेक्स है अपने पास में। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ भी बिल्डिंग हो सकती है, ABCD अपने पास में 5 कॉम्प्लेक्स है। मैं एक एक सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करता हूँ वो समझना, कैसे लिखता हूँ वो समझना, कैसे डायग्राम बनाता हूँ वो समझना। अप्रोच सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ नॉलेज से काम हो जाए, ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जाम निकालना अपने आप में एक आर्ट होती है। बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन्स मैंने देखे हैं जो एक भी एग्जाम्स नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो एक आर्ट है। आपको एग्जाम निकालना है तो आपको उस आर्ट में माहिर होना पड़ेगा, ना कि आपको नॉलेज में माहिर होना पड़ेगा, ठीक है। A B C D और E5 अपने पास में क्या है? कॉम्प्लेक्स है।
और उस आर्ट को सीखने के लिए आपको सेंटेंस कैसे हम फॉर्मेट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं आपस में, वो चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे स्किप करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती है ना। चलिए, तो मैं अच्छे से इसको बनाता हूँ आपके सामने। अपने पास में 5 कॉम्प्लेक्स है और इन 5 कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं देख लेते हैं। इन 5 कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने पास में कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल्स हैं और कुछ अपने पास में क्या है, चिल्ड्रन है। देखिए ना, यहाँ पे देखो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, अपने पास में क्या है मेरे भाई, चिल्ड्रन है। यहाँ पे मैंने मेल लगा दिया, यहाँ पे मैंने फीमेल लगा दी, यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन लगा दिया, यहाँ पे टोटल लगा दिया। ठीक है, चलिए एक एक सेंटेंस को आराम से पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, और मिलाने की कोशिश करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन कॉम्प्लेक्स ए इज 10x। जो कॉम्प्लेक्स ए में टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, वो है 10x है अपने पास में। सिंपल चीज है। द नंबर ऑफ मेल्स इन बी इज 25%। द नंबर ऑफ मेल्स इन बी इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ मेल्स इन ए। तो नंबर ऑफ बी है इन बी के अंदर, देखो नंबर ऑफ मेल्स इन बी जो है वो 25% क्या है, कम है। जैसे ही सेंटेंस को पढ़ते हो वैसे ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि कहाँ पे बी का मेल आ रहा है, कहाँ पे ए का मेल आ रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल्स इन जो बी है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है, तो नंबर ऑफ मेल्स इन बी आ गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ मेल्स इन ए। ये रहा मेल्स इन ए और ये रहा मेल्स इन बी। तो मेल्स इन बी जो है ना वो 25% कम है, तो भैया एक्स आ गया। अगर मैं इसको 3a बोल दूं और ये अपने पास में 4a है, सिंपल बात है, 25% कम हो जाएगा, ही हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स लिव इन कॉम्प्लेक्स बी इज 5y। जो मेल्स और फीमेल का डिफरेंस है बी के अंदर, ये रहा बी, देखो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन कॉम्प्लेक्स बी कितना है, 5y। तो अपने को पता है कि 5y का इनमें डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे 5y लिख दिया। आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा करें ना इन लाइंस पे नोट करता हूँ, यहाँ पे, क्योंकि वो पता लग जाता है। वो एक आपकी आर्ट होती है कि आपको ऐसे याद रखना, वो याद कैसे रहता है आपको। तो मुझे ये चीज़ पता लग गई कि मेल्स और फीमेल का डिफरेंस जो है बी में वो 5x है, तो मैं कैसे इसको लिखूंगा, यही लिख पाऊंगा ना कि 5y डिफरेंस है, यहाँ लिख दूंगा, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन द मेल्स इन ए एंड ई इज क्यू प्लस का 3। जो मेल ए में और मेल ई में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है अपने पास में क्यू प्लस का 3। तो मेल ए में और मेल ई में, मेल ए में और मेल ई में जो डिफरेंस है यहाँ पे, इसको मैंने क्या बोल दिया, तो इसको मैंने बोल दिया क्यू प्लस का 3 बोल दिया। एक मिनट को, क्यू प्लस का 3 में बोल दिया था उसको, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। समझ जाओगे आराम से कि मेल ए में और मेल ई में जो डिफरेंस है वो कितना है, क्यू प्लस का 3 है। एक ईजी सी बात मैंने यहाँ पे लिख दी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ई, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, पॉइंट आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ई इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो ई है वो क्या है, 40% लेस देन है। अगर मैं 40% कम की बात करूं तो ए, चलो इसको बी मान लेता हूँ, 6b मान लेता हूँ, ये आ जाएगा 10b। कोई दिक्कत है भाई? नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो ई में है वो क्या है, 40% लेस देन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए के अंदर। तो अगर हम ए में 10b मानता हूँ मेरे भाई, तो ई में क्या आ जाएगा, 6b आ जाएगा। 40% कम हो गया ई में चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए इज 1/6। देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए इज 1/6 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन ए। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए है ना वो क्या है, 1/6 है किसका, नंबर ऑफ मेल्स इन ए का, इसका 1/6 है। अगर इसका 1/6 है ये वाला, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 60b। तो जैसे ये 60b हुआ, ये इससे 25% कम है क्योंकि ये 4:3 है, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, 4:3 बनेगा। तो 15 चौके 60 और 15 × 45, तो आ जाएगा 45b। सिंपल बात है। अभी तक अपने को नहीं पता कि इनका डिफरेंस 5y कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कौन बड़ा होगा कौन कम होगा, तो पढ़ा रहने दो, जहां पे जरूरत होगी वहां पे देख लेंगे। छोड़ दो कुछ चीज़ों के लिए, अभी इसको छोड़ दो। हम क्या है लेके बैठ जाते हैं, अरे 5y कैसे आ गया, कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे लगाएंगे। छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, देखते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन, देखो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन कॉम्प्लेक्स सी इज z²। ध्यान से समझो, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन का नाम आते ही सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन का कॉलम कौन सा था। तो हाँ भैया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का कॉलम था सी, या मतलब थर्ड कॉलम सी आ जाएगा, मतलब तीसरी रो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा z², चिल्ड्रन और सी के अंदर कितना है, z²। यही बात बोलिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन कॉम्प्लेक्स सी z² है। बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है, समझते हुए चलिएगा।
द रेशियो ऑफ द मेल्स एंड फीमेल इन सी इज 22:21। जो मेल्स और फीमेल का रेशियो है सी के अंदर वो कितना है, 22:21 है, तो यह आ जाएगा 22 और यह आ जाएगा 21। अरे भैया क्लास ले रहा हूँ ना मैं, है? ऐसे थोड़ी बोलते हैं। चलो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड चिल्ड्रन इन बी 6:1। आगे क्या बोला, द रेशियो द नंबर ऑफ मेल्स और चिल्ड्रन जो है बी के अंदर वो कितना है, 6:1 है। तो चिल्ड्रन जो है बी के अंदर वो ये है और मेल्स जो है बी के अंदर वो ये है। आपसे क्या बोला, नंबर ऑफ मेल्स एंड चिल्ड्रन इन बी के अंदर 6:1। तो मेल है 6 और चिल्ड्रन है 1। तो भैया 6 की वैल्यू 45 बी है, भाई बी के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसकी कितनी आ जाएगी 45 बी बटे 6। 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 15 बार, तो 15 बी बटे 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 15 b/2 आ जाएगा, 15 b/2 आ जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। द टोटल नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन डी इज 10। जो मेल्स टोटल नंबर ऑफ डी में रह रहे हैं वो कितना है 10। बोलो सर अभी तो इतना ही खत्म हुआ है, अभी तो होता है। डरो मत, आसान है, बस आसान है, लगे रहो सेंटेंस को, क्योंकि आपको सब चीजें आती हैं। क्या इतना मैंने बताया कोई प्रॉब्लम आई तो आगे भी नहीं आएगी, है? हम सवालों के सेंटेंस को पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं कि अपन से नहीं होगा, पूरा पढ़ते ही नहीं है। जब पूरा पढ़ोगे तो लगेगा यार ये तो हलवा था। और जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग से ऑटोमेटिकली वो डर निकल जाएगा कि यार बड़े क्वेश्चंस मैंने इतने सारे कर रखे हैं, दिखने में जो बड़े हैं वो इतने सारे मैंने कर रखे हैं, होता कुछ नहीं है इनमें, सब हलवा होते हैं, होता कुछ नहीं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कुछ नहीं होता। क्या इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाई क्या, जो गिवन था वो उतारा है, कुछ नहीं किया इसमें। क्यों परेशान होते हो यार, क्यों, चीजें बहुत आसान है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन डी इज 10m। टोटल नंबर ऑफ जो मेल है डी कितना है 10m है, ये रहा 10m। ठीक है भैया। फीमेल इन बी इज 5 लेस देन द 9 टाइम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ बी। जो फीमेल है बी के अंदर वो कितनी है 5 लेस देन 9 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन इन बी। ये रही फीमेल इन बी। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार के लिए, है ना। चलो ये ले लेता हूँ। क्या बोला इसने, जो फीमेल है बी के अंदर, देखो फीमेल है, किसके अंदर बात कर रहा है, द नंबर ऑफ, अच्छा फीमेल इन सी की बात कर रहा है क्या। देखो द नंबर ऑफ, अच्छा ये ऊपर वाला, एक मिनट रुको, फीमेल इन बी मतलब ये वाली, ठीक है, इज 5 लेस देन द 9 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन इन बी। चिल्ड्रन इन बी ये रहा, तो 15b/2, इसके 9 टाइम से कितनी 5 कम है, क्या फीमेल इन बी। क्या बोला इसने, द फीमेल इन बी मतलब ये वाली, फीमेल इन बी ये वाली रही, इज 5 लेस देन मतलब 5 कम होनी चाहिए, किससे 5 कम होनी चाहिए, तो बोलोगे सर 5 कम होनी चाहिए 9 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन इन बी। ये रहा चिल्ड्रन इन बी, इसके 9 टाइम कर देते हैं, 15b/2 ये चिल्ड्रन इन बी है, इसका 9 टाइम करके अगर मैं 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, फीमेल इन बी आ जाएगा। क्या रॉकेट साइंस लगाई बताओ, 135b/2, 135b/2 माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 135b 135b/2 माइनस का 5। सिंपल बात है, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 135b/2 माइनस का 5। क्या दिक्कत आई, द नंबर ऑफ, लेट मी चेंज द पेन क्योंकि थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, ये रखते हैं ना यार। चलो, द नंबर ऑफ मेल्स इन सी, अब देखो मेल्स की बात कर रहे हैं सी के अंदर ये वाला, द नंबर ऑफ मेल्स इन सी इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सी। ये रहा चिल्ड्रन ऑफ सी, ठीक है, इसका 4 टाइम्स है कितना 10 ज्यादा। देखो क्या बोला, द मेल्स इन सी, जो मेल्स है सी के अंदर ये वाला 10 ज्यादा है, 10 क्या है ज्यादा है, किससे 10 ज्यादा है, मोर देन द नंबर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सी। ये रहा 4 टाइम्स चिल्ड्रन ऑफ सी, 4z² प्लस का 10 कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, मेल्स इन सी क्या आ जाएगा 4z² प्लस का 10 आ जाएगा। समझ में आई बात इतनी, समझ में आई बात इतनी। आगे देखो, द नंबर ऑफ मेल्स इन बी, द नंबर ऑफ मेल्स जो है बी के अंदर ये वाले, नंबर ऑफ मेल्स इन बी ये वाले इज 12.5% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए। ठीक है भैया, 12.5% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए, ये रहा फीमेल्स इन ए, इससे ये क्या है 12.5% ज्यादा है। मतलब भैया 12.5 का मतलब क्या होता है, 12.5 मतलब होता है 1/8, ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। तो मतलब जो ज्यादा है कौन है, मेल्स इन बी, मेल्स इन बी ज्यादा है, ये वाले ज्यादा है किससे, इससे। वापिस पढ़ लोगे सेंटेंस को,
द मेल्स इन बी, मेल्स इन बी मतलब क्या है, ये वाले 12.5% ज़्यादा है द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए। तो अगर ये 9 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू 40 भी, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 40 भी आ जाएगा। बताओ मुझे कोई डाउट आया तो इसमें, बताओ मुझे कोई डाउट आया तो। आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेल्स इन ए, द नंबर ऑफ मेल्स इन ए मतलब ये वाले इज 4% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी। इससे पहले टिक लगा लो कि हाँ फीमेल्स इन डी ये रहा। ये जो मेल्स है ए के अंदर वो क्या है, 4% कम है फीमेल्स इन डी से। क्या बोला इसने, द नंबर ऑफ मेल्स, देखो द नंबर ऑफ मेल्स इज इन ए इज 4% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी। तो अगर 60B जो अपने पास में 60B जो अपने पास में मेल्स इन ए है वो क्या है, 4% लेस है। 4% लेस का मतलब कितना होता है, 24/25 होता है। तो अगर ये 24 है, अपने को 25 की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 125 B/2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 125 B/2 आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात, वापस पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सी इज Z मोर देन, देखो फीमेल्स इन सी का मतलब कौन सा है, फीमेल्स इन सी का मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड रो। ठीक है भैया, समझ में आ गई। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सी इज Z मोर देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी। फीमेल्स इन सी ये रहा, फीमेल्स इन सी ये रहा। ये फीमेल्स इन सी के बारे में क्या बोला, फीमेल्स इन सी इज Z मोर देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी का मतलब क्या है, चिल्ड्रन इन सी का मतलब होता है थर्ड कॉलम और थर्ड रो। कितना था, Z² था, Z² का 4 टाइम करके उसमें Z ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा फीमेल्स इन सी, जो ये कितना है, कॉलम 2 और थर्ड रो। ठीक है, ये वाली कॉलम 2 और थर्ड रो क्या है, ये है 4Z² प्लस का Z, यही तो बोला इसने, वापस पढ़ सकते हो। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सी Z मोर देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी, ये रहा चिल्ड्रन इन सी, 4 टाइम करो और Z ऐड कर दो। अब भैया इन दोनों का जो रेशियो है ना वो गिवन है, देखो 4Z² प्लस का 10 ये वाला, और इसका ये क्या है 4Z² प्लस का Z, 4Z² प्लस का Z। इनका जो रेशियो गिवन है, इनका जो रेशियो गिवन है दोस्तों वो कितना है, 22:21 गिवन है। ये देखो 22 है और ये रहा 21 अपने पास। जब इनका रेशियो 22 गिवन है तो आपको पता है कि ये 21 से 22 क्यों बना, तो बोलोगे सर ये 21 से 22 इसलिए बना क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर तो कुछ था नहीं, 4Z² और 4Z² तो सेम है, तो इनमें से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, या फिर मैं एक अच्छी तरीका बताता हूँ आपको, देखो सोल्व करने का, क्या कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, समझना थोड़ी सी बात को। देखो आपको पता है कि ये 22 था, इसमें और इसमें डिफरेंस है, कितने का, बोला सर 1 का डिफरेंस है। बोला ये 1 का डिफरेंस क्यों आया, बोला सर ये इससे कुछ ना कुछ ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे 22 है तो ये बात तो तय है कि ये ऊपर वाला बड़ा है, ये बात तो तय है। बोला कितना बड़ा है, बोला डिफरेंस कहाँ पता लगा, मैंने बोला सर जब मैंने 4Z को देखा तब तो मुझे कोई डिफरेंस पता नहीं लगा। बोला सेम मिला, तो डिफरेंस पता कहाँ लगा, बोला सर ये Z से ज्यादा है ये, तो इनका जो डिफरेंस है 1, ये 1 का डिफरेंस किसके बराबर में है, 10 माइनस का Z के बराबर में। ये जो देखो 10 माइनस का Z डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बोला सर यहाँ से जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया आपस में, 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया तो बोला सर 1 आया। ठीक है, ये 1 किसके बराबर में है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, 4Z² प्लस का 10 माइनस का 4Z² प्लस का Z, तो 4Z² से 4Z² तो कट जाएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 माइनस का Z बचेगा। जब 1 की वैल्यू 10 माइनस का Z है तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन लोग, 21 की वैल्यू निकाल लो और इसके बराबर में रख दो। भाई 4Z² प्लस का Z किसके बराबर में आ जाएगा, तो बोलो सर ये आ जाएगा 21, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 माइनस का Z है तो 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 मल्टीप्लाई में 10 माइनस का Z। ये बेस्ट तरीका होता है, ये बड़े सवालों में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, 4Z² प्लस का Z, मैं थोड़ा सा अगली वाली लाइन पे लेके चलता हूँ। देखो 4Z² प्लस का Z कितना था, प्लस का 10 था क्या, Z था 21 और 10 माइनस का Z ये था, तो 4Z² प्लस का आ जाएगा Z अपने पास में, यहाँ से आ जाएगा 210 और माइनस का आ जाएगा 21Z, उधर लेके जाऊंगा तो ऐड कर देंगे, तो 4Z² प्लस का आ जाएगा 22Z इज इक्वल में आ जाएगा 210। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2Z² प्लस का 11Z इज इक्वल टू 105, हिडन ट्रायल से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब जब हम निकालेंगे तो आपको पता है कि 2 यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2Z²,
प्लस में आ जाएगा 11z और माइनस क्या आ जाएगा 105 इज इक्वल में 0 आ जाएगा। प्लस माइनस है मतलब माइनस प्लस में वैल्यूज निकलेगी, ठीक है। और माइनस प्लस में जब वैल्यूज निकलेगी आपको पता है एक वैल्यू माइनस में आएगी और एक वैल्यू अपने पास में प्लस में आएगी। और चूंकि हम मेल्स फीमेल्स और चिल्ड्रन की बातें कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वैल्यू माइनस में निकल के आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। मेल फीमेल और चिल्ड्रन का भी माइनस में होते ही नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 2 रखता हूँ, 3 4 5, क्योंकि 5 आ रहा है तो 25 50 11 पंजे 55, तो z की वैल्यू निकल के आ गई 5। सिंपल बात है भाई, ज़्यादा कुछ बड़ा तो है नहीं। आउटपुट जो है वो छोटा है, आउटपुट छोटा है तो हम छोटी वैल्यू रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ प्रॉब्लम आएगी बताओ बताओ, दसो मैंने z की वैल्यू 2 3 4 रखा तो 4 से 16 32 44, नहीं 5 रखा तो 25 दूनी 50 और 11 पंजे 55, तो z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई सर 5। व्हाट वी गॉट z इज 5। z की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो बोलोगे सर z की वैल्यू आ गई अपने पास में 5। अगर मैं सभी वैल्यूज को ऊपर रखता हूं तो z की वैल्यू क्या रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं। समझ में आई। और जब z की वैल्यू मैंने 5 रखी तो जहां जहां z की वैल्यू डिमांड कर रहा है इसमें कर रहा है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 25। अब अगर मैं 5 रखता हूं, 25 25 के 100 और z कितना है 5, तो 105 आ जाएगा अपने पास में इसकी वैल्यू। फीमेल इन सी कितनी आ जाएगी 105, यह आ जाएगा 105। 21 की वैल्यू जब 105 है मतलब 1 की वैल्यू 5, तो 22 की वैल्यू आ जाएगी 110। ऐसे भी निकाल सकते हो। 25 चौके 100, 100 प्लस 10 110, तो यह आ जाएगा अपने पास में 110, यह आ जाएगा 110। 110 105 और 25, तो ये हो जाएगा कितना अपने पास में 130 और 110 मतलब 240। टोटल नंबर ऑफ जो मेल फीमेल और चिल्ड्रन अपने पास में थे सी में वो कितने हैं 240 है। ऐसे हम इंडिविजुअली कनेक्ट करते करते सब चीजों की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखो आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ई। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है अपने पास में बी में वो क्या है 25। लो मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा पेन। क्या बोला, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी, ये मतलब ये वाला चिल्ड्रन इन बी मतलब ये वाला, ठीक है, इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ई। ये रहा चिल्ड्रन इन ई, ठीक है। तो एक ही बात होगी ना, 6b है, 25% ज्यादा करूंगा मतलब 5/4 करूंगा तो 2 से 2 बार जाएगा 3 बार जाएगा, 15b/2 ही आएगा। ये तो ऑलरेडी है यहाँ 15b/2, तो ये लाइन तो भाई अनवांटेड है, कोई जरूरत ही नहीं इस लाइन की, तो इस लाइन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इन डी 26:25। जो मेल और फीमेल का है डी में वो कितना है, वो है 26:25। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन डी 26:25 है, तो मेल और फीमेल डी ये रहा अपने पास में, ये है 26:25। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये है 26 और ये अपने पास में है 25। एक बार क्लियर रख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एम आ रहा है बी आ रहा है, थोड़े से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड पे रख देते हैं। आगे क्या पता एम की वैल्यू निकल जाए, बी की वैल्यू निकल जाए, उससे हम शेड्यूल कर सकते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी इज 5/3। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी, ये रहा नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी मतलब 25, इज 5/3 ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन बी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी मतलब ये वाला 15b/2। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये तो पूरा क्लियर हो ही गया है ना। देखो इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है सी वाले 25, ये क्या है, ये क्या है, ये है अपने पास में 5/3 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी कितनी है 15b/2, ये है 15b/2 का 5/3। कौन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी, ये वाले। देखते हैं भैया, तो अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा 3 कट जाएगा, तो b उधर जाके 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। शांति मिल गई भैया, जैसे ही b की वैल्यू 2 आई अपने को शांति मिल गई। चलो जहां जहां b है वहां वहां रख देते हैं, तो जैसे ही b की वैल्यू 2 निकल के आती है, सबसे पहले मैं a को खत्म करता हूँ। b 2 है तो ये बन जाएगा 160 दूनी 120 बन जाएगा, रख देते हैं 120। 40 दूनी 80 बन जाएगा, 10 दूनी 20 बन जाएगा, ठीक है। और जब आपको पता है ये बन गए अपने पास में 100 और 120 मतलब 220, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 10x की वैल्यू कितनी आ गई 220। जब 10x की वैल्यू 220 है मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। अरे भैया 10x की वैल्यू 220 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी।
तो अपने पास में इसको तो मैं लिखता हूं 220 और x की जो वैल्यू है वो उठा के रखता हूं मैं यहां पे। ठीक है भैया, 45 दूनी 90, 90 आया। 135 b बट्टे 2 माइनस का 5। देखो 135 b का मतलब कितना है, 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। 135 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 130 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 130, ये बन जाएगा 130। और 15 b बटे 2 मतलब 15 ही आ जाएगा, b से भी तो b से 2 तो कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 15 अपने पास। टोटल कितने आ गए, 90 और 130 कितने हो गए, 220, और 15 कितने हो गए, 235। सिंपल बात है। 30 से 130 और 90 220, 220 और 15 235, तो 5y। अब देखो इनका डिफरेंस निकल के आ गया ना, इनका डिफरेंस 5y है, और 5y की वैल्यू कितनी है, 40 है। भाई 90 और 130 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 40 आ जाएगा। तो 5y की वैल्यू जब 40 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर 8 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y की वैल्यू आ गई अपने पास में 8। सिंपल एकदम, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ए पूरा कंप्लीट है। देखो मेल फीमेल चिल्ड्रन निकल गए, मेल फीमेल चिल्ड्रन। बी मेल फीमेल चिल्ड्रन तीनों निकल गए। सी में मेल फीमेल और चिल्ड्रन तीनों निकल गए। डी में कुछ बाकी है, चलो यहाँ पे देखो बाकी है। 125 बी बाई 2, बी का वैल्यू 2 है। 125 बी मतलब 2 इंटू 2 बट्टे में 2 है तो कट जाएगा, 125 से निकल के आएगा यहाँ पे, 125 निकल के आएगा, 125। 25 की वैल्यू जब 125 है मतलब 1 की वैल्यू 5, तो 26 की वैल्यू 130। भाई इनका रेशियो 26 रेशियो 25 है ना, 26 रेशियो 25 है, 130 आ जाएगा। जब 10 m की वैल्यू 130 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर m की वैल्यू आ जाएगी 13। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, खत्म बात। 25 हटा देता हूँ, जो जो निकल गया उनको हटा देते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 6b है, b की वैल्यू 2 निकल गई थी, इसको लिखता हूँ मैं 12। इसको मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई, 12 लिख दिया। आई गेटिंग माय पॉइंट, आगे पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इज इन बी इज 90। टोटल नंबर ऑफ मेल्स बी 90 तो निकाल लिया अपन ने, ये भी लाइन ऐसे ही घुसा दी। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी एंड ई इज n। जो डिफरेंस है बिटवीन फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी एंड ई वो कितनी है, n है। तो d और e में जो फीमेल का डिफरेंस है ये वाला, वो अपने पास में कितना है, n है। ठीक है, अभी अपने पास में e की चीजें निकल के नहीं आई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स इन डी एंड ई कितना है, n है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डी एंड ई कितना है, 3:2। जो चिल्ड्रन है डी और ई में वो कितना है, 3:2 है। तो डी में 3 और इसमें 2 है। जब 2 की वैल्यू 12 है मतलब 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जब 18 है तो अगर मैं पूरा टोटल करके देखता हूँ, 255, 8 5 10 63 और 73, 273 13, ठीक है, 1 12 14 और 17, ठीक है, 273 आ जाएगा टोटल। भैया डी भी पूरा कंप्लीट है, सी भी कंप्लीट है, बी भी कंप्लीट है, ए भी पूरा कंप्लीट है अपने पास है। कौन बच गया पीछे, एक ही बचा ना, ऑब्वियस चीज है। ई बच गया, आसान था ना, कहाँ प्रॉब्लम आई बताओ, कोई ज़्यादा कुछ कैलकुलेटिव भी था नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था और बड़े दिखते ही आपने हटा दिया, अरे यार ये कितना बड़ा दिखे तो होगा ही नहीं अपने से, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा पढ़ो चीज़ों को। नंबर ऑफ मेल्स इन डी एंड ई इज सेम। जो नंबर ऑफ मेल्स है डी और ई में क्या है, सेम है। डी ये रहा 130, तो मेल इसमें भी कितने आ जाएंगे, 130 आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मेल एंड फीमेल इज डी जेड। अच्छा, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल्स इन डी, मेल्स एंड फीमेल का जो डिफरेंस है डी में वो कितना है, जेड है। जेड की वैल्यू तो 5 थी, तो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है डी के अंदर वो तो जेड है, तो भैया जेड तो 5 है अपने पास में, तो ये बात भी ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। डी में जो मेल और फीमेल है उनका डिफरेंस 5 है, जेड है मतलब जेड तो 5 ही है ना, तो याद आएगा अपने पास में 5, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी, देखो आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है इन सी के अंदर वो 25% ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है सी के अंदर, ये रहा नंबर ऑफ चिल्ड्रन सी के अंदर, ये वाला जो 25 है, इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए में कितने हैं, 20, तो इससे 25% ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। 20 का 25% कितना होता है, 5, तो 5 ज्यादा है सी वाले चिल्ड्रन, ठीक है, ये बात भी सही है। कुछ कुछ चीजें वेरिफिकेशन के लिए दे रखी होती है कि क्या एक्चुअल में वेरीफाई कर रहा है, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गया तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना कि हाँ यार अपन ने सही किए,
ये बीच में सवाल अपने आप सेटिस्फाई कर देगा कि हाँ यार हमने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो इसमें आपको लग रहा है कि ये सुपर फ्लेज है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको वेरीफाई करने की कोशिश करा रही है कि हाँ वेरीफाई कर लो कि भैया आपने सही किया है कि नहीं किया। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी एंड ई कितना है, 27Z है। यहाँ पे समझो इसने क्या बोला, जो एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हैं बी और ई के अंदर, ये वाली फीमेल्स बी में और ये रहा ई में, उनका एवरेज कितना है, 27Z। 27Z का मतलब कितना होता है, तो बोलोगे सर 27Z का मतलब होता है 27 इंटू जेड, जेड कितना है 5, तो मतलब 135, ये इनका एवरेज है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 270। ये क्या है, ये है फीमेल इन बी और ई में, ठीक है। इसने क्या बोला, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अच्छा एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन बी एन ई कितना है, 27Z, तो ये आ गया इसका और इसका 27Z है, तो मतलब 270 है, तो 130 तो यहाँ पे है, तो 140 यहाँ पे हो जाएगी। अब अगर मुझे डिफरेंस निकालना है इनका, तो ये है 125 और 140 का डिफरेंस जो कि n है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 15। देखो 125 और 140 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, n है, तो 100 डिफरेंस आ जाएगा 15, ये बात भी खत्म है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन ई इज मोर देन बी, जो नंबर ऑफ फीमेल्स है ई में वो ज़्यादा है बी से। ये रहा नंबर ऑफ फीमेल्स इन ई, वो ज़्यादा है किससे, बी से, बिल्कुल सही है। कौन बच गया, क्यों बच गया, ये रहा क्यू प्लस का 3। इसको भी देख लेते हैं। इनका जो डिफरेंस था ना वो था क्यू प्लस 3, क्योंकि पजल्स आपको आप बनाते ही हो तो आपको पता है कि चीज़ें याद रखनी पड़ती है वहाँ पे भी। और क्यू प्लस 3 देख लो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन ए एंड ई कितना है, क्यू प्लस का 3 है। 120 और 130 का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे सर 10 है, और ये 10 की वैल्यू किसके बराबर में है, क्यू प्लस 3, तो क्यू प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, 10, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 7 आ गई। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू 7। कितनी वैल्यूज निकल के आई, z निकल के आया, x निकल के आया, y निकल के आया मेरे भाई, m निकल के आया, n निकल के आया और q निकल के आया। 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा वैल्यूज निकल के अपने पास में आई है यहाँ पे, है कि नहीं। क्या आपको सवाल पढ़ के मजा आया, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर मैं टोटल निकालता हूँ इसका, 270 और 282 यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, तो सब कुछ निकल चुका है, सब कुछ, एवरीथिंग जो मेल है फीमेल है चिल्ड्रन सब कुछ अपन ने निकाल दिया। और जब सब कुछ निकल जाता है उसके बाद में एक ही चीज़ बचती है, वो है सवाल। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एक एक सेंटेंस समझ में आया होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे किया, कैसे सब कुछ किया। समझ में आई बात, समझ में आई, हर एक चीज़ समझ में आई। चलिए, अगर हर एक चीज़ समझ में आ चुकी है तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हम सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल, थोड़ा टाइम लीजिए, बनाइए इसको, है ना, बहुत ही शानदार क्वालिटी के सवाल है, बनाइए इसको। चलिए, इन कॉम्प्लेक्स ई वाई प्लस का 12% ऑफ मेल्स अर्न 30,000, एक्स माइनस का 4% ऑफ फीमेल अर्न 25,000, व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ दीज पीपल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ई में वाई प्लस का 12% ऑफ मेल, कॉम्प्लेक्स, चलो मैं इसको ऐसे पूरा कॉपी करके ले लेता हूँ आगे ना। चलो पढ़ो इसको। देखो, इन कॉम्प्लेक्स ई वाई प्लस का 12%, वाई कितना है, तो बोलो सर वाई है 8, तो वाई प्लस 12 मतलब 20% ऑफ मेल, कॉम्प्लेक्स ई में 20% ऑफ मेल, ये रहा कॉम्प्लेक्स ई मेल, और 20% मेल मतलब 26, तो 26 मेल है वो कितना अर्न कर रहे हैं, तो 30,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक्स माइनस का 4 ऑफ फीमेल, कॉम्प्लेक्स ई की बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स ई की बात कर रहे हैं। एक्स कितना है, तो बोलोगे सर एक्स है अपने पास में 22, तो 22 माइनस का सर कितना होता है 18, तो 18% ऑफ फीमेल, ये रही फीमेल, 18% कितना हो जाएगा, एक्स 22 आया था अपने पास में, एक्स 22 आया था,
100 आ जाएगा, 100 और 120 में 220 बन जाएगा, ठीक है 220। एक्स माइनस का 4% ऑफ फीमेल्स, कॉम्प्लेक्स ई में बात कर रहा हूँ ना, 140 आएगा ना यहाँ पे। लेट मी जस्ट वेरीफाई, कुछ अपन ने प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कर दिया, 1 मिनट लगेगा मुझे जस्ट, क्योंकि फिर 14% 18% निकलेगा कैसे इसका, अगर ये 22 है, एक्स अगर 22 है तो 22 माइनस का 18, 140 का 18% कैसे निकलेगा, पॉसिबल नहीं है ये तो। तीस 80 20 15 18 12 तो सही किया यार, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज भी सही है। M13 n इज इक्वल टू अपने पास में अरे अरे एक चीज़ सॉरी सॉरी, ये सब सही है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बोले थे ना अपने को, वो चीज़ कैसे बोल सकते हो, टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है अपने को वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उस टाइम अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। आपको पता है कि 18% अगर हम निकालेंगे फीमेल्स का, कितनी है 140, जब 140 का 18% निकालूंगा तो 18 इंटू 7/5, ठीक है 5 आ जाएगा, 12 5 करूंगा 25.2 आएगा, तो ऑलमोस्ट अपने को 25 लेना है, ठीक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, 25 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कर रहे हैं अर्न कर रहे हैं 25,000 रुपये, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सैलरी पेड टू दिस पीपल, निकालना है 78, ठीक है 625, 4030, तो 30 तो ऐसे ऐसे आएंगे लास्ट में, 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 62 और 78 कितना हो जाएगा, 130 140 हो जाएगा, 1405000, तो 1405000 आपका एक बेहतरीन और बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत लॉजिक समझे होंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं सवालों को, कैसे समझते हैं आपस में, वो आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं उसी एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ में, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है पढ़ो इसको और आंसर करने का मुझे कोशिश करो। और भी है, यस वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। इन हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव 20% ऑफ मेल्स एंड 25% ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ए हैज पार्टिसिपेटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स ए से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ आपको तो कॉम्प्लेक्स ए से पार्टिसिपेट कर रहा है 20% ऑफ मेल्स, मतलब कितने 24 मेल्स, ठीक है भैया। 25% ऑफ चिल्ड्रन, तो 20 का 25% कितना हो जाएगा, 4 चिल्ड्रन अपने पास में 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10% ऑफ मेल्स एंड 20% ऑफ फीमेल फ्रॉम डी, तो कॉम्प्लेक्स डी से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे मेल फीमेल आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 10% ऑफ मेल इन कॉम्प्लेक्स डी, ये रहा कॉम्प्लेक्स डी, मेल कितना आ जाएगा 10%, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। 20% ऑफ फीमेल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डी, फीमेल कितने 20%, मतलब 25 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 50% ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ई ऑल्सो ज्वाइन, तो कॉम्प्लेक्स ई से 25% चिल्ड्रन भी तो आ रहे हैं। 50% ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ई, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स ई, और इससे 50% चिल्ड्रन, मतलब 6 चिल्ड्रन इसमें और ऐड हो जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट फ्रॉम ऑल दीज कॉम्प्लेक्स, तो 24 और 4 28, यहाँ से आ जाएगा 28, 25 और 13 आ जाएगा 38, 56 66 और 6 आ जाएगा 72 अपने पास टोटल मिला के। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स अपने पास में है वो कितने हैं, 72 है। तो अब अपने को ये देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यूज भी अपने पास में इंडिविजुअल निकालनी है। 14y प्लस का 3, y की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर y की वैल्यू 8 है, तो 14 × 112 प्लस 3 115 हो रहा है, अपने को तो चाहिए 72, गलत हो जाएगा। 14q प्लस का 3, q की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 7, 14 से 98 और 3 101, ये भी गलत हो जाएगा। 14n प्लस का 3, n कितना है, तो बोलोगे सर 15, तो ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा।
14 z कितना है तो बोलोगे सर 5, तो 14 पंजे 70 और 3 73 हो सकता है। अप्रोक्सीमेट लेना है ना, चलो देख सकते हैं एक बार के लिए। अगर ये हो गया फिक्स 14m प्लस का 3, m कितना है 13, तो 13 इंटू 14 बहुत बड़ा चला जाएगा, बेहतर नहीं निकल पाएगा, तो ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे बोला था स्टार्टिंग में जब सवाल हम सॉल्व कर रहे थे कि टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है 73, यही आ रहा है इसके। है कि नहीं जवानों बताओ, है कि नहीं अमेजिंग क्वेश्चन बताओ, क्या ये चीज समझ में आई क्या? 28 नहीं 38 और 28 56, 66 और 6 72 होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही गजब का और बहुत ही हाई क्वालिटी का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट अगला क्वेश्चन इज टेलिंग अस। चलो ये इसका होमवर्क बताना, आप इसका आंसर मुझे बताना होमवर्क में, है कि नहीं। इसके पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, शानदार लॉजिक्स लगे हुए हैं, मजा आ जाएगा सवाल को सॉल्व करके। पढ़ो और तबीयत से आंसर करो इसका। तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है। हुआ सॉल्व? चलो मैं करता हूँ, पढ़ते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं उसको समझना। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन ए एंड बी कितनी है, स्टिल वाटर है 2:3। अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, स्टिल वाटर में कितनी है 2a और 3a में मान लेता हूं, ठीक है भैया। बोट बी कवर, देखो उसने क्या बोला, बोट बी जो कवर कर रही है 80 किलोमीटर इन टी ओवर्स। बोट बी की स्पेसिफिकली बात कर लेता हूं, तो बोट बी कवर कर रही है अपने पास में 80 किलोमीटर, ठीक है, इन टी ओवर अपस्ट्रीम, तो 3a, और मैं चलो y आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको y मान लेता हूं, स्ट्रीम, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो अगर मैं अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो क्या मिलेगा। देखो बोट बी कवर 80 किलोमीटर इन टी आवर्स अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम मतलब 3a माइनस का y आ जाएगा टी घंटे के अंदर। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बोट ए कवर डी किलोमीटर डिस्टेंस, ये कर रहे हैं डी किलोमीटर डिस्टेंस इन 8 घंटे के अंदर, ये 8 घंटे के अंदर कौन सा है, डाउन स्ट्रीम है, तो 2a प्लस का y। इसमें भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, इसमें और इसमें कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:1। क्या बोला, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगी 3y, 3a प्लस का y, ये आ जाएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी क्या आ जाएगी 3a प्लस का y, ठीक है। देखो द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:1। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है तो बोलोगे सर y है, इनका रेशियो कितना है 7:1 है। सिंपल बात है, इधर 7 को भेज दो, इधर y बन जाएगा, तो 3a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी तो बोलोगे सर 6y आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा a की वैल्यू जो आई वो अपने पास में 2y आ गई। व्हाट वी गॉट a इज 2y। तो अगर इस a को मैं हटा के मुझे लिखना हो y की फॉर्म में, क्योंकि सभी y ले लेते हैं, एक ही बात है, अगर मुझे y की फॉर्म में लेना हो तो 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब a को मैं 2y लिख सकता हूँ तो 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ 6y, और 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ 4y। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत हो मुझे बताओ। आगे देखो, क्योंकि ये भी y में है, ये भी y में है और ये भी y में है, आए कि नहीं है y में। चलो आगे देखते हैं। बोट सी कवर 9 एक्सप्रेस का 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। अब सी के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं कि ये अपस्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है कैसे है, और जब कोई स्पेसिफिक बोला नहीं होता ना तो हम स्टिल वाटर ही लेते हैं कि भैया बोट सी जो वो कवर कर रहा है 9x प्लस का 3 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। तो सी मैंने यहाँ पे लगा दिया, कुछ नहीं बोला कि अपस्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है, तो मैंने स्टिल वाटर स्पीड के साथ में लगा दिया कि भैया सी जो है वो सी की स्टिल वाटर स्पीड है, कितने टाइम में कर रहा है तो बोलोगे सर ये कर रहा है 2.5 आवर, मतलब 5/2 घंटे के अंदर।
ये एक चीज अपने को यहाँ से और सीखने को मिली, मतलब पता लगी इस लाइन से। डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इज x किलोमीटर पर आवर। इसने क्या बोला? अच्छा, x के बारे में बात कर रहा है क्या? ठीक है। तो डिफरेंस है बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इज x। यार अपस्ट्रीम निकाल लो चाहे ऐसे नॉर्मल निकाल लो, एक ही बात है। अपस्ट्रीम निकालोगे तब भी कटेगी ही चीजें, y से y तो कट ही जाएगा अपस्ट्रीम में। तो क्या बोला है, जो अपस्ट्रीम स्पीड है ना ऑफ बोट ए एंड बी की, वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो अगर x किलोमीटर की बात करूँ, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर 4y माइनस का y मतलब 3y आ जाएगा, और 6y माइनस का y मतलब 5y आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2y। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास में? 2y आ गई। कोई किसी भी टाइप की दिक्कत है तो मुझे बताओ। दिक्कत है? है दिक्कत? आई होप नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ सी इज 25% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट बी। स्पीड ऑफ जो सी है वो क्या है? स्पीड ऑफ बी निकली, स्पीड ऑफ सी निकाल लेता हूँ। स्पीड ऑफ बी सी कितनी है? 25% मोर देन स्पीड ऑफ बोट बी। तो स्पीड ऑफ बोट बी कितनी आ जाएगी? 6y है, इसका 25% ज़्यादा अगर करूँगा तो 6y का अगर मैं 5/4 करूँगा तो आपको पता है 2, ये जाएगा 3, 15/2 मतलब 7.5y। एक ही बात है। ये आ जाएगी बोट सी, ये आ जाएगी बोट बी, और ये आ जाएगी बोट ए। सबकी y में आ गई, और y अपने पास में y में है ही, स्पीड ऑफ स्ट्रीम सबकी y में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। x की वैल्यू भी y की फॉर्म में आ गई, तो ये तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बात है? और चाहिए क्या, बताओ मुझे। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस, देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट सी इन टी माइनस का 2 और डाउन। ये बात की बात है, जो पूछा पहले हम निकाल लेते हैं जो पूछा गया। ठीक है भाई, मुझे एक चीज देखो इससे पता लग सकती है क्या, जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ, एक मिनट समझना, जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ किस में आएगी? तो x की वैल्यू y के फॉर्म में आएगी। बोलो सर ठीक है। जब मैं c की वैल्यू रखता हूँ वो भी किसकी फॉर्म में आएगी? तो बोलो सर c की वैल्यू भी y की फॉर्म में आएगी। तो अपने पास में y की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि दोनों की दोनों एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल आएगा। तो x की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? तो बोलोगे सर 2y रख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? 18y बन जाएगा, प्लस का आ जाएगा 3। c की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? तो बोलोगे सर c की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 7.5y। तो क्या बन जाएगा? 7.5y, या फिर बोल सकते हो 15/2, एक ही बात है। ठीक है, ये आ जाएगा 15y/2 है, तो ऊपर चला जाएगा बट्टे मल्टीप्लाई में। ये क्या है? 5/2 है। ये किसके बराबर में है? 5/2 के बराबर में। सर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4। तो 4 को देखो, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा 4 बन जाएगा, इधर 2 को यहाँ से हटा देते हैं, एक ही बात है। 18 चौके 72y, ये क्या बन जाएगा? 72y बन जाएगा। प्लस में 4 थी 12 इज इक्वल में क्या? 15×5 = 75y। तो जब 72y इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा? 3y। और 3y की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलो सर y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जैसे ही y की वैल्यू 4 आई, मैं बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर 4 आ जाएगी। तो y की जो b की जो वैल्यू है वो 6 चौके 24 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी 4 चौके 16 किलोमीटर पर आवर। c की आ जाएगी अपने पास में 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्ट्रीम अपने पास में 4 किलोमीटर पर आवर है। 4 है, 24 है, 16 है, ये है। क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट सी इन टी माइनस का 2 और डाउन स्ट्रीम। टी अपने पास में नहीं है अभी तक, तो टी निकालना है। अल्टीमेटली अपने को क्या निकालना है? टी निकालना है। ठीक है भैया। तो टी कहाँ से निकलेगा? कहाँ पे है टी? तो बोलोगे सर टी है इसमें, टी इसमें है, और 80 जो अपने पास में था 3a माइनस का y। तो 3a मतलब कितना है? 3a मतलब 6y। 3a मतलब क्या है? 6y, और 6y मतलब क्या है? 24। तो 24 से माइनस का y कितना है अपने पास में? 4 इज इक्वल अपने पास में क्या है? टी। तो यहाँ से कितना जाएगा? 20। तो 20 मतलब 4 बार। तो टी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई? 4 आ गई। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। टी की वैल्यू क्या आ गई? 4। टी की वैल्यू दोस्तों 4 निकल गई, y की वैल्यू आ गई। अब जब टी की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पे रख के, या फिर जरूरी नहीं है यहाँ पे रखना, तो वैसे डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब डी की वैल्यू निकालनी है तो 2a का मतलब कितना है? 4y। और 4y का मतलब कितना है? 4 चौके 16, क्योंकि y की वैल्यू तो 4 है। ठीक है, तो देखो 2y का मतलब कितना है? तो 2y का मतलब 4y। 2a का मतलब 4y है, तो 4y प्लस y मतलब 5y, यह आ जाएगा बट्टे में 5y। y की वैल्यू है 4, तो 5 चौके 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 160। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 160 आ जाएगी। डी कितना आ गया? 160। डी भी आ गया, टी भी आ गया, सब निकल के आ गया। क्या पूछा देख लेते हैं, क्या पूछा। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी इन टी माइनस का 2 डाउन स्ट्रीम।
सी आनी चाहिए डाउन स्ट्रीम आनी चाहिए कितने टाइम में, टी माइनस का 2 घंटे में। ठीक है, कितने टाइम में, टी माइनस का 2, टी कितना है 4, तो 4 माइनस का 2 मतलब 2 घंटे में। तो भैया सी की जो स्टिल वाटर स्पीड है वो कितनी है, तो बोलोगे सर 30 है। और डाउन स्ट्रीम चलना है तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सी प्लस का वाई होता है। सी मतलब क्या है, उसकी स्टिल वाटर स्पीड, और वाई का मतलब क्या होता है, वाई की जो मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो वाई कितना आ जाएगा, बोले सर 4 आ जाएगा। इनटू कितने टाइम में चाहिए, 2 घंटे में चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 किलोमीटर वो चलेगा, सी चलेगा टी माइनस का 2 घंटे के अंदर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ में 68 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी हाई क्वालिटी वेरी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, इससे हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस एग्जामिनर बना ही नहीं सकता, ना वो पूछ सकता है, क्योंकि मैंने नहीं देखे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बनाता हूं तो कहीं नहीं आएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि देखे नहीं है मैंने कहीं पर भी। जो टफेस्ट शिफ्ट आई थी उसका मैंने एनालिसिस किया है 2022, जिसका मैंने मेंस भी क्लियर किया था। हालांकि उसमें फाइनल सिलेक्शन में नहीं ले पाया था, उसके बाद मेरे जितने भी एग्जाम हुए सब में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जो टफेस्ट था उसको मैंने बहुत करीब से समझा था कि यार इसको मैंने इतना करीब से समझा है, तो मैं उसको हमेशा टारगेट लेके चलता हूँ। और देखो दोस्तों, प्रॉब्लम्स आती है, ये बात हमेशा मान के चलो। जितना ऐसी हमेशा थिंकिंग रखो कि जितना जूझोगे ना, जितना ज़्यादा परेशान होगे, ये परेशानी जो सच्ची परेशानी आपकी है ना, वो आपको बहुत आगे बढ़ाती है। ये संघर्ष आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। ठीक है, थोड़ा पीड़ा, थोड़ा पेन होना चाहिए, थोड़ा पेन डिजर्व करता है आपका शरीर। ठीक है, थोड़ा पेन डिजर्व करता है। ईमानदार जो पीड़ा होती है ना, ईमानदार पीड़ा, वो कहीं ज़्यादा सिखा के जाती है, कहीं ज़्यादा मजबूत बना के जाती है, जब आप एक सॉफ्ट और क्या बोलते हैं उसको, बेईमानी का जब आप लोग सुख रखते हो अपने 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 क्या बोलते हैं उसमें बॉडी पे, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है ईमानदार जो पीड़ा होती है। तो वो चीज़ें दूर तक लेके जाती है, आपके लाइफ टाइम तक साथ चलती है, आपके पेन में, आपकी हर एक मुसीबत में वो चीज़ें सामने मिलती है आपको। तो उसको जितना एक्सपीरियंस करोगे, उनको जितना समझोगे, लाइफ उतना आसानी से आप हैंडल कर पाओगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपकी पीड़ा में सच्चाई है ना, उसमें अगर ट्रूथ है, तो वो बहुत आगे तक लेके जाती है, आपको बहुत मजबूत इंसान बनाती है, ऐसा इंसान बनाती है जो शायद कहीं ना फंसे। मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि सब समझदार हो, सब समझते हैं, एक लेवल पे जाके हम सब समझते हैं, समझदार हैं। ठीक है, और मैं इस बात को समझता हूँ कि आप सब समझते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता चीज़ें। ठीक है, लेकिन जिस सिचुएशन में था अभी, अगर कोई भी होता तो शायद बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको हो जाती थी, और बहुत ऐसा होता ना कि डिप्रेशन, एंजाइटी, तो उस टाइप का कुछ चल रहा था। लेकिन एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका माइंडसेट कैसा है उस सिचुएशन को लेके, पॉजिटिव है, हार्ड है, सच्चा है, और कोई टारगेट है कि यार मैं डिजर्व नहीं करता इस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में डिजर्व नहीं करता मैं खाली बैठना। और क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मैं सच बताता हूँ, मेरा नेचर खाली बैठना बिल्कुल नहीं है। मुझे अगर एक 10 मिनट भी मिल रहा है ना स्लॉट, अगर एक 10 मिनट का स्लॉट भी मुझे मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ मैं क्रिएटिव उसमें करूँगा, जितना हो सकता है उतना प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करूँगा। वो फ़ायदेमंद है नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कुछ ट्राई करूँगा करने का, है ना। तो मैं सोचता था कि यार मैं नहीं, ये डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें करनी है, बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए निकलना पड़ेगा फटाफट, जितना जल्दी निकल सकते हैं तो निकले उससे, है ना। माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो निकल जाओगे, अगर माइंडसेट नेगेटिव है, सोचते रहोगे, तो नहीं निकल पाओगे। कुछ ना कुछ अगर बड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट अगर करना है, तो वो चीज़ें फिर धरी की धरी रह जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो नहीं आते। अगर आपका टारगेट बड़े हैं, आपके एम्स अगर बड़े हैं, तो वो चीज़ें नहीं आती है। वो चीज़ें कुछ दिन तक रहती है, लेकिन फिर अपने आप निकल जाती है, जब आप इस चीज़ को शिफ्ट करते हो उस थॉट पे कि यार मेरे लिए बहुत चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट है। उस थॉट पे जब चले जाते हो, तो वो धीरे 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 करते करते 1 2 3 दिनों में अपने आप निकल जाती है।
लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है कुछ लाइफ में, कुछ मोटिव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अदरवाइज तो अगर फंस गए तो भैया फिर तो बहुत बेकार चीज़ें हैं। बहुत बड़े बड़े लोग नहीं निकल पाते, बड़े बड़े, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और मैं तो हंसता हूँ ऐसी चीज़ों, मुझे बहुत मज़ा मज़ा आता है। मेरे साथ जब भी कुछ गलत होता है मुझे बहुत हंसी आती है, अंदर अंदर बहुत हंसी आती है। मैंने बोला टेस्ट कर रहा है, कर ले भैया, कितना टेस्ट करेगा, तुम तो पके हुए इंसान है, कैसे टेस्ट कर लोगे। चलो देख लो, from the root of the quadratic equations given below, the larger root is a है and the smaller root is b है अपने पास में। larger root अपने पास में a है, smaller root अपने पास में b है। सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 39x प्लस का 324, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक निकलेगा अपने पास में रूट a, एक निकलेगा अपने पास में b, जहाँ पे आएगा लार्ज और ये आएगा अपने पास में स्मॉल। समझ में आई बात? ठीक है, चलो तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा देखूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 324 मतलब 162 इंटू 2, 3 3 9 27, 81 इंटू 2 आ जाएगा 162 इंटू 2 आ जाएगा 324। इसको मैंने ऐसे कर दिया, देखो 162 का मतलब क्या होता है, 81 इंटू 2 होता है कि नहीं होता। 81 मतलब 3 3 9 27 और 81, 81 इंटू 2 आ जाएगा 162, और 162 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में, 324 बन जाएगा। इज इट वेरी इजी। अब अपने को 39 पे लेके जाना है, 9 27 6 दिन 12, 27 और 12 निकल गया। ठीक है भैया, तो इसके रूट्स क्या निकल गए, 27 और 12, तो मतलब ए है 27 27 और बी अपने पास में क्या है 12, क्योंकि ए लार्ज रूट है और बी अपने पास में है स्मॉल रूट। क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव था तो दोनों रिजल्ट अपने पास में पॉजिटिव पॉजिटिव निकल के आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, चलो subtract 5 from a and put the resultant number in LHS of the quadratic equation to get the value of m। हो, बहुत बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये तो। आपने एक चीज नोटिस करी क्या, सवाल में कैलकुलेशन भी लेके आते हैं, लेंथ भी बड़ी है, लॉजिकल सवाल भी अभी आएंगे निकल के, है लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है। तो ये चीजें ना आपको एग्जैक्ट एग्जाम में मिलेगी, एग्जैक्ट एग्जाम में मिलेगी, हलवा चीजें नहीं मिलेगी। वहां पे आपको बड़े सवाल भी देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको लॉजिकल सवाल भी देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको लेंथ भी बड़ी देखने को मिलेगी, वहां पे आपको छोटे सवाल भी मिलेंगे लेकिन कैलकुलेटिव मिलेंगे। तो हर एक चीज का कॉम्बिनेशन, जब आप इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करके जाते हो और एक लंबे अरसे तक प्रैक्टिस करके जाते हो तो डेफिनेट सी बात है ना वो चीजें निकलती है एग्जाम में। और एग्जाम क्यों नहीं निकलेंगे, फिर किसके निकलेंगे, जब इतना प्रैक्टिस आप नहीं कर, इतना प्रैक्टिस कर लोगे तब भी नहीं निकलेंगे तो किसका निकलेगा, फिर यही चीजें आती है एग्जाम में। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मैं जितना रिसर्च करता हूँ उतना, मतलब छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, पर बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ चीज़ों को, ध्यान रखता हूँ कि यार ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या ये कुछ चेकलिस्ट है उन पर फॉलो कर रही कि नहीं कर रही। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो एक नंबर के होते हैं, उन पर इतना फोकस मैं नहीं करता क्योंकि वो ठीक है, वो जैसे भी आ रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत फोकस होता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 फ्रॉम ए, इसमें से 5 घटाए तो क्या बन जाएगा 22, एंड पुट द रिजल्टेंट नंबर इन LHS ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका LHS क्या है, ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, टू गेट द वैल्यू ऑफ m। तो भैया अपने पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है क्या, तो वो है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 39x और प्लस में आ जाएगा 324। इसमें जो x की वैल्यू, जो देखो वैल्यू पुट करनी है अपने को 22, इस LHS के अंदर वैल्यू पुट करनी है कितनी 22, ठीक है, और वैल्यू निकालनी है किसकी, m की, यहां से वैल्यू आएगी m की। तो 5 घटाने के बाद वैल्यू मिली 22, और 22 को जब पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर मतलब 484, माइनस का 39 इंटू 22 तो 39 इंटू 22, प्लस का आ जाएगा 324। चलो 484 आ जाएगा, माइनस का इसको मल्टीप्लाई करूंगा 78, 8 5 और 8, प्लस में आ जाएगा 324। ठीक है, 4 4 8 माइनस का 8 0 बन जाएगा। ठीक है, 2 और 8 10 माइनस का 5 5 आ जाएगा, और 3 4 7, 3 और 4 7 माइनस का 8। अच्छा बड़ा ये जाएगा क्या अपने पास में, चलो मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। 8 आ जाएगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 808 और माइनस का है 858। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 50। व्हाट वी गॉट m इज माइनस का 50। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ m एंड n। आगे देखते हैं ये वाला, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम b, सब्ट्रैक्ट 2 करेंगे b से तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा,
एंड पुट द रिजल्टेंट वैल्यू इन एनालिसिस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, 10 रख रहे हैं इस वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर टू गेट द वैल्यू ऑफ n। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 39 x और प्लस में है अपने पास में 324, ये यहाँ से वैल्यू निकलेगी n की। जब हम रखेंगे n की वैल्यू, जब हम रखेंगे 10 तो 100 बन जाएगा, माइनस का 390 और प्लस में आ जाएगा 324, तो ये बन जाएगा 424 माइनस का 390। तो क्या बनेगा अपने पास में n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों अपने पास में 34। ठीक है, सम ऑफ m प्लस n, तो m है माइनस का 50 और n है 34, तो हम बोल सकते हैं माइनस का 16 अपने पास में आ जाएगा। द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ m प्लस n, दैट B इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। B आपका एकदम करेक्ट आंसर है और मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी चीजें, है ना, सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मूव ऑन द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल लेवल क्वेश्चन। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। ये एक लॉजिकल डीआई है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बहुत ही हाई क्वालिटी का लॉजिकल डीआई है। इसके पहले ये पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या कुछ बोला है, क्या कुछ पूछा है। देखते हैं भैया कैसे कैसे करेंगे इसको, कैसे मैनेज करते हैं। बहुत ही कमाल का और बहुत ही हाई क्वालिटी का क्वेश्चन होने वाला है, बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत मजा आने वाला है सवाल को सॉल्व करने में। लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद में ट्राई करेंगे। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 15,000 प्लस का एक्स है। ही स्पेंट 25% ऑफ द सैलरी ऑन फूड, मतलब जितनी भी सैलरी है 15,000 प्लस का एक्स वो स्पेंड करता है फूड पे, उसका 25% ऑफ द सैलरी फॉर फूड, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल टू एंटरटेनमेंट आर इन रेशियो टू रेशियो 1। मतलब इसने क्या बोला, जो टोटल सैलरी है वो कितनी है इसकी, तो बोलोगे सर 15,000 प्लस में एक्स है। समझना, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये सवाल है, थोड़ा समझना। इसमें से नहीं बोला कि 25% जो है वो क्या कर देता है, ही स्पेंट ऑन सैलरी फॉर फूड के लिए, वो करता है फूड के लिए। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रैवल टू एंटरटेनमेंट आर इन रेशियो टू रेशियो 1। मतलब इसमें से जो बच गया, मतलब जो कुछ भी बचा होगा, ये कुछ भी इसके पास बचा होगा, फॉर एग्जांपल कि 15,000 प्लस का एक्स है, 25% किसी फूड को दे दिया, जो पीछे बच गया, ये पीछे बच गया, इसमें से वो क्या करता है, समझ रहा है कि सेंटेंस, ही स्पेंट 25% ऑन फूड एंड फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवल टू एंटरटेनमेंट आर इन रेशियो टू रेशियो 1। मतलब इसमें से जो ट्रैवल और एंटरटेनमेंट का रेशियो है वो है 2:1। समझ में आई इतनी बात। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट मतलब ये 25% इसने क्या कर दिया फूड पे। अब इसमें से क्या किया, इसमें से कुछ अमाउंट जो है इसने ट्रैवल और एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर लिया, कर लिया कि नहीं किया। अब इसमें से फॉर एग्जांपल समझिए थोड़ा सा कि ये इसकी सैलरी थी, 25% इसने यूज किया फूड पे, इसके बाद में कुछ इसके पास में पैसा बचा होगा, फॉर एग्जांपल ये बचा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 15,000 प्लस का एक्स आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 3/4। ये इसके पास में रिमेनिंग बच गया, क्योंकि 25% इसने क्या कर दिया फूड पे स्पेंड कर दिया। अब इसके पास में ये बच गया, इसमें से ये क्या करेगा, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे इस रेशियो में कुछ ना कुछ खर्च करेगा। कुछ खर्च करने के बाद में इसके पास जो अमाउंट बचेगा, इसके पास देखो बोला ना इसने फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब यहाँ से कुछ इसने खर्च किया, जो भी खर्च किया इसमें से, जो पीछे बचा था इसमें से जो भी इसने खर्च किया वो ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे खर्च किया और इस रेशियो में इसने खर्च किया। ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा इस पे खर्च कर दिया, मतलब इसमें से कुछ अमाउंट इसने खर्च किया, वो भी इस रेशियो में खर्च किया। अब जो पीछे इसके पास बच गया उसको आगे भेज देगा इसमें। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 1/3 ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन, इसमें से जो बच गया उसमें से जो 1/3 बच गया, मतलब इसमें से जो बचा है, इसमें से जो बचा है उसका 1/3 वो किस पे खर्च करेगा, वो करेगा एजुकेशन पे। किस पे खर्च करेगा, एजुकेशन पे। एजुकेशन विच इज इक्वल टू द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल, मतलब ये जो एजुकेशन पे खर्च करेगा वो किसके इक्वल में है, अमाउंट
जो इसने ट्रैवल पे खर्च किया है उसके इक्वल में ही है। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट इज Rs 1500, मतलब जो ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे इसने जो अमाउंट खर्च किया है उसका डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे सर 1500 रुपये है। जब एक की वैल्यू 1500 रुपये है, इसका मतलब है ट्रैवल पे कितना खर्च किया, बोला सर 3000 रुपये खर्च किया। ठीक है भैया। बोलोगे सर एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च किया, बोलोगे सर 1500 खर्च किया। मतलब टोटल मिला के देखो भैया, एक समझिए बात को, 25% इसने यहाँ पे खर्च कर दिया, करा कि नहीं करा। इसमें से कुछ बच गया तो उसमें से 4500 रुपये, इसमें से 3000 ये वाले और 1500 ये वाले, मतलब 4500 रुपये इसने कहाँ पे खर्च कर दिए, तो बोलोगे सर ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे इसने 4500 रुपये खर्च कर दिए। अब ये इसके पास में जो बचा था, इसमें से 45 में उसने यहाँ पे खर्च कर दिए। अब बचा हुआ जो अमाउंट है वो खर्च करेगा किस पे, एजुकेशन। बचे हुए का वन थर्ड, बचे हुए का वन थर्ड वो किस पे खर्च करेगा, एजुकेशन पे खर्च करेगा। और जो एजुकेशन पे खर्च करेगा वो अमाउंट किसके बराबर में है, तो वो अमाउंट है ट्रैवल के बराबर में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3000 रुपये उसने एजुकेशन पे खर्चे करे। ही सेव द रिमेनिंग अमाउंट इन म्यूचुअल फंड एंड फाइंड द वन थर्ड ऑफ द अमाउंट ही सेव्ड इन म्यूचुअल फंड, ये अपने को बताना है। तो पहले इस पूरी कैलकुलेशन को हम समझते हैं। देखो 15,000 प्लस का एक्स, इसका 25% ने फूड पे खर्च कर दिया, ये इसके पास बच गया। अब समझना, एक छोटी सी बात समझना, 15,000 प्लस का एक्स ये इसके पास में यहाँ पे बच गया था फूड पे खर्च करने के बाद में। इसमें से 4500 रुपये इसने ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए। इसमें से देखो इसका कितना 3/4 इसके पास में बच गया था, ये वाला। भाई ये तो पूरी सैलरी थी ना, 25% फूड पे खर्च कर दिया, ये इसके पास बच गया। अब इसमें से 4500 रुपये इसने ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए। बोला सर ठीक है, 4500 रुपये इसने ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए। अब जो ये अमाउंट इसके पास बच गया, ये जो फूड को खर्च करने के बाद में जो अमाउंट था ये वाला, इसमें से 4500 रुपये इसने ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए। जो बच गया अमाउंट, इस बचे हुए अमाउंट का जो वन थर्ड अमाउंट है वो उसने एजुकेशन पे खर्च किया। मतलब है ये जो बच गया अमाउंट है इसका वन थर्ड वो किसने किस पे खर्च किया, एजुकेशन पे। और एजुकेशन पे जो खर्च किया है वो जितना ट्रैवल पे खर्च किया है उसके बराबर में है। तो ट्रैवल पे कितना खर्च किया 3000, तो एजुकेशन पे भी कितना करेगा 3000 करेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3000 आगे। कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर मैं इस 3 को उधर भेजता हूँ तो क्या बन जाएगा 9000। तो 15000 देखो यहाँ से समझना, प्लस का x इंटू 3/4 माइनस का 4500, ये जब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9000 बन जाएगा। 9000 ये प्लस का उधर माइनस का उधर जाके ऐड होगा तो क्या बनेगा 13500 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। इधर क्या बचा है अपने पास में 15000 प्लस का x और 3/4 है, कितनी बार कटेगा, बोलो सर 4500 टाइम कटेगा। 4500 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो क्या आएगा अपने पास में, तो बोलोगे सर ये आएगा अपने पास में 18000। 18000 आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा 15000 प्लस का x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई अपने पास में 3000। व्हाट वी गॉट x इज 3000, अपने पास में x आ गया। कुछ ट्रिक्स नहीं ध्यान में आए, कुछ भी ध्यान में नहीं है, लेकिन एक सिंपल फंडा तो हम लगा सकते हैं ना। कितना टाइम लगा मुझे बताओ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, कुछ भी नहीं लगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 3000, x की वैल्यू मिल चुकी है। समझ में आई ये बात। जब 3000 x की वैल्यू मिल चुकी है तो अपने को क्या पूछा, ही सेव द रिमेनिंग अमाउंट इन हिज म्यूचुअल फंड। कितना, म्यूचुअल फंड पे रिमेनिंग अमाउंट को वो सेव कर लेगा। तो भैया मुझे एक बात, सबसे पूरा आप समझते हैं इस चीज़ को। 3000 आपके पास में आ गई x की वैल्यू, ठीक है भैया। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी थी, तो मैं बोलूंगा सर 15000 प्लस x मतलब 3000, तो 18000 इसकी क्या थी टोटल सैलरी। ठीक है, बोला सर 18000 इसकी क्या थी, यहाँ पे कर रहा हूँ समझना। 18000 की टोटल सैलरी थी, 25% इसने फूड पे खर्च कर दिया, तो कितनी बच गई 75%। तो 18000 का 75% कितना आ जाएगा 13500। 13500 रुपये इसके पास में बचे खर्च करने के लिए बाकी चीज़ों पे। इसमें से इसने 4500 रुपये ये वाले और ये वाले खर्च कर दिए थे किसमें, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पे। तो इसमें से 4500 भी घटा लेता हूँ, तो क्या बचेगा, बोला सर 9000 रुपये बच जाएगा। क्या बचेगा 9000। और जब 9000 बचेगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है यहाँ पे, उस रिमेनिंग अमाउंट का वन थर्ड वो एजुकेशन पे खर्च कर देता है। तो अभी इसके पास टू थर्ड बच गया। तो मतलब कितना बच गया, तो बोलोगे सर 6000 इसके पास में बच गया। भाई 9000 बचा था, 9000 में से वन थर्ड इसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया, तो टू थर्ड इसके पास बच गया। तो 6000 इसके पास में बच गया। अब इसे 6000 का वो स्पेंड करेगा।
आपसे क्या पूछा, इससे इसको मतलब स्पेंड करेगा कहाँ पे, म्यूचुअल फंड पे। इसने पूछा फाइंड 1/3 ऑफ द अमाउंट सेव्ड इन म्यूचुअल फंड। जो ये सेव है, ये 6,000 नहीं, ये सेव है, इस सेव का 1/3 वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है म्यूचुअल फंड में अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है 2,000 रुपये। तो एक बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपन ने सॉल्व किया। मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली ये सवाल, और आई होप आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। ऐसे सवाल जो होते हैं ना वो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। ये सवाल एक्चुअल एग्जाम के सवाल है, एक्चुअल एग्जाम के सवाल है ये। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया आपको सवाल पढ़ के, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। चलिए इसको देखते हैं। इसके बाद इससे पहले कुछ और पढ़ेंगे या फिर रहने दें। चलो ये एक आसान सवाल है, आसान सा सवाल है, थोड़ा सा लोअर साइड पे रहेगा लेकिन मज़ा काफ़ी आएगा। चलिए देखते हैं पहली सिचुएशन क्या दे रखी है इसकी, पहली कंडीशन क्या गिवन है देख लेते हैं। देखो 4280 है, 2480 है, 2120 है, 2030 है, ए है, ये कुछ गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू अपने को बोला है। ये ए, ये बी और ये सी फाइंड करने के बाद में मेरे भाई हम इन पे जाएंगे और इनमें जो पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये हम देखेंगे बाद में। लेकिन पहले हम इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं, एक मिनट रुकना, आंख में कुछ हो रहा है यार, सॉरी। चलिए अगर मैं गैप देखता हूँ यहाँ पे तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे मिलेगा 1800, 2480 चला जाएगा ना, ठीक है, तो 1800 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें गैप देखूँ तो कितना मिलेगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इनमें अगर मैं गैप देख रहा हूँ कितना बन जाएगा अपने पास में, 30, 70, 80, 90 बन जाएगा इसमें। इनका पता नहीं, इनका पता नहीं, तो इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है अपने को। 9 चौके 36 और 36 पंजे 180। समझना बात को, देखो ये है 4280, यहाँ पे है 2480, 2120, 2030, ये ए है और ये अपने पास में 1985 है। सिंपल बात है। इनका गैप निकल गया है 1800, इनका गैप निकल गया है 360, इनका गैप निकल गया है 90। मतलब ये इससे 4 गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, इनका गैप जो निकल के आएगा यहाँ पे, उसका ये 3 गुना होगा, और यहाँ पे जो गैप निकल के आएगा उसका ये 2 गुना होगा। ट्राई करते हैं, अब तक तो सही चल रहा है। तो मतलब 4 गुना 3 गुना, मतलब यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये 3 गुना होगा इसका तो 30 बन जाएगा, ये इसका 2 गुना होगा, इसका मतलब ये 15 बन जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें से मैं क्या घटाऊं, आपको पता है इसमें से घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो 30 घटाऊंगा तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा, और 15 घटाऊंगा तो 1985 आ जाएगा। मतलब दैट इज डेफिनेटली ट्रू। हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2000। ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2000 अपने पास में ए की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं इसको देखो 220, 252, यहाँ पे कितना बनेगा, तो इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। अगर मैं यहाँ पे मिलेगा अपने पास में 32, यहाँ पे मिलेगा अपने पास में 16, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मिलेगा 8, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अपने पास में 4, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आएगा 1। ये तो सिंपल बात हो गई। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि 32 से पहले ये देखो, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये वापस बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये वापस बढ़ रहा है, और ये कम होगा, मतलब इसमें से एक कम होगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 241 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट वी गॉट बी इज, बी अपने पास में मिल गया 241। ठीक है, बी अपने पास में मिल गया 241। यहां पे अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 नहीं आएगा ना, 4 मतलब 20। ये अगर देखो मल्टीपल जा रहा है, 5 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आएगा, 360 नहीं 72, 472 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आ जाएगा 36, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2360 आएगा। लेकिन 2360 प्लस का 5 भी ऐड कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 ऐड कर रहे हैं,
1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो 36 और 2 38 मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 38 दिया 114 और 3 ऐड हो जाएगा तो 117 बन जाएगा। मतलब है सी की वैल्यू क्या मिल गई अपने पास में, 38 मिल गई। सी की वैल्यू क्या मिल गई, 38। सिंपल सी बात है, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 जोड़ दो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 जोड़ दो, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 जोड़ दो, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 जोड़ दो, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 जोड़ दो। ये का सीक्वेंस है जो पूछा हुआ बताएं कि बी इज अ प्राइम नंबर। तो क्या बी प्राइम नंबर है? 241 से छोटा जस्ट। ठीक है, आपको पता है ये 6a प्लस माइनस का बी की फॉर्म में होता है 241। ठीक है, 6a प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होता है। तो अगर ये 6a प्लस माइनस की 1 की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं इसको +1 करता हूं तो 240/6 आ तो रहा है। वैसे करता हूं तो 242/6, इससे नहीं जाएगा। एक ये तरीका होता है कि प्लस माइनस 6a प्लस माइनस का 1 करके देख लो, या फिर जो इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं अपने पास में, जैसे भाई 14 का आ गया, 15 का आ गया, जिसका भाग जाता है, 14 का नहीं जाता इसमें, 13 का जाता है क्या, 13 एकम 13, 11 111 ये नहीं बन नहीं जाएगा, 12 11 नहीं जाता, 10 का 9 8 7 6 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 7 21 नहीं जाएगा। तो मतलब ये बी एक प्राइम नंबर है। 241 एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, मैंने a डिवाइडेड बाई सी, रिमाइंडर इज 22, जो a है उसको डिवाइड करते हैं c से। 2000 को जब मैं c से डिवाइड करता हूँ 38 से, तो रिमाइंडर अपने पास में 22 आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। ठीक है, 38 पंजो 190। ठीक है, और 38 दूनी कितना होता है, 76 होता है। 38 दूनी 76 होता है। तो जब 76 आएगा तो 24 रिमाइंडर बचेगा, 22 रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब बी गलत हो जाएगा। फर्स्ट तो सही है बिल्कुल, तो फर्स्ट सही, तो अकेला फर्स्ट ही जाएगा। व्हेन नो इज एडेड टू बी द नंबर बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। बी में जब नो ऐड कर देता हूँ तो 250 बन जाएगा। 250 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता, तो सी भी गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार, एक नॉर्मल क्वालिटी का 1 नंबर का एक अगर नंबर सीरीज आता है तो वो जस्टिफाई करेगा इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए डीआई करते हैं। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइप का डीआई रहेगा, मज़ा काफ़ी आने वाला है इसको सोल्व करने में। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये इसके कुछ नोट्स हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा इतने को, और एक बार के लिए समझ लेते हैं कि ये सब पढ़ के कि क्या कुछ लैंग्वेज दी गई है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि आगे देखो इसमें कुछ और दिया हुआ है, ये सब भी इसमें गिवन है, तो इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। हाँ, क्या दिया देखो, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेकअप्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 5 रेक्टेंगल्स। पेरीमीटर है 5 रेक्टेंगल्स का मेरे भाई, ठीक है। एंड द टाइम टेबल रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर लेंथ एंड ब्रेथ। ये है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अपने को गिवन है। द टोटल सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द गिवन 5 रेक्टेंगल इज 1200 सेंटीमीटर। जो टोटल सम है सभी पेरीमीटर्स का वो कितना है, 1200 है। ये अपने को पता होना चाहिए। जितने भी जो रेक्टेंगल्स है अपने पास में, ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी और ई। जो ए बी सी डी ई रेक्टेंगल्स है उनके पेरीमीटर का जो सम है वो कितना है, 1200 है। और अपने को यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, जहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को निकालनी है। और परसेंटेज ब्रेकअप है p%, q%, r%, y% और r%। पी एक्स क्यू वाई और आर, ठीक है, ये गिवन है। मतलब अगर मैं ए बी सी डी ई को डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा, p%, q%, नहीं p% x% है, सॉरी। लॉजिकल डीआई है बहुत ही आला दर्जे का, x% है, q% है, y% है, और अपने पास में है r%। कितना है, मैंने आपको बताया लॉजिकल डीए के डेफिनेशन थोड़ा सा समझ जाइए। लॉजिकल डीए एक्चुअल में कैसे होते हैं, क्या लैंग्वेज होती है। लॉजिकल डीए का मतलब होता है कि इतना दिमाग आपको टेबल को देख के, ग्राफ को देख के, इक्वेशन को देख के खुद लगाना पड़ता है, वहां पे चीजें कम दे रखी होती है। ओनली वन ऑफ द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एक्स वाई सेटिस्फाई। मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से आपको पता है कि 2 रूट्स निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेट सी बात है कि समझिए कि एक सेंटेंस को समझिए
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेट सी बात है कि दो रूट निकलेंगे। और एक बात ये भी है कि P, X, Q, Y और R की जो वैल्यू मिला के वो 100 होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ब्रेकअप है। तो पूरा पाई चार्ट का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। तो इसका मतलब ये बात तो फिक्स होगी कि P%, Q, X, Y और R का जो सबका वैल्यू हम ऐड करेंगे तो 100 आना चाहिए। ये बात भी आपको दिमाग में होनी चाहिए, ये बात तो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। परसेंटेज ब्रेकअप कर रहे हैं तो 100% ही जाएगा मैक्सिमम। तो इसका जब हम निकालेंगे 1274 का मतलब होता है 637 इंटू 2, 7 से जाएगा ना, 7 इंटू 9 संता 63 और 9 एकम 7 एकम 7 इंटू 2 आ जाएगा, 7 इंटू 13 इंटू 7 13 संती 91 इंटू 2 आ जाएगा। 105 हम ऐड करने पे आएंगे और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1274, जो कि अपन ने निकाल लिया ये वाला। तो ठीक है, 105 13 दूनी 26 49 93 और 7 दूनी 14। देखो 91 और 14 जब इनको ऐड करेंगे तो अपने पास में 105 बन जाएगा, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में आ जाएगा 1274। तो हम बोल सकते हैं कि 105 आ गया। अब यहां से किसी ना किसी एक की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आएगी, इन पांचों में से किसी एक की जो वैल्यू है वो अपने पास में या तो आएगी 91 आएगी 14। अब आपको पता है कि 91 तो आ नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा चला जाएगा। एक बार के लिए देख लेते हैं, चलो 91 मान लेते हैं और 14 भी मान लेते हैं। ठीक है, अब वापस वही वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एक्स वाई सेटिस्फाई ये, मतलब ये जो पांच अपने पास में वेरिएबल है ना, ये पांच, इनमें से किसी एक की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। तो ये भी निकाल लेते हैं, निकालते हैं, एक मिनट देख लेते हैं क्या बोला है इसने, क्या कुछ बोल रहा है। अगर मैं देखूं 754, तो 2 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 37 74 7। ठीक है, 2 3 5 7 13 13 संती 91, 13 दूनी 26 और 13 नंबर 117 आ गया ना, 13 दूनी 26 और 13 नंबर 117 आ गया। तो मतलब 13 को अगर 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 377 आएगा, और 370 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 754। तो यहाँ से 55 वैल्यू निकालनी है, 13 दूनी 26 और 29, तो 26 और 29 निकल के आएगी दो वैल्यूज। ठीक है भैया, मतलब यहां से कोई एक सेटिस्फाई करेगा 26 से या फिर 29 से। तो ये बात तो फिक्स होगी, जब इनमें से कोई एक 26 या 29 है तो कभी 91 तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब 91 में 26 और 29 ऐड करूंगा तो वो हमेशा 100 से तो ऊपर जाएगा। भाई आपको पता है इन पांचों की वैल्यूज मिला के 100 होनी चाहिए। अगर मैंने किसी एक की वैल्यू 91 ले भी ली फॉर एग्जाम्पल, तो किसी दूसरे की वैल्यू यहाँ से 26 लेनी पड़ेगी या फिर 29 लेनी पड़ेगी। तो 91 और 29 तो 100 से प्लस चला जाएगा। इसका मतलब ये बात तो फिक्स हो गई कि 91 तो नहीं आएगा, मतलब इनमें से किसी एक की वैल्यू 14 आएगी निकल के। ठीक है, और इनमें से किसी दूसरे की वैल्यू निकल के आएगी 26 या फिर 29। ठीक है, थोड़ा सा हम टेबल के अंदर चलते हैं। यहां से ये भी गिवन है P इज इक्वल टू क्यू प्लस 1, देख लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस 1 है, और एक है R इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। R इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, एक्स प्लस का 1 है। ये बात भी आपको पता चल गई होगी। अब थोड़ा सा टेबल को देखते हैं, टेबल के नेचर के हिसाब से हम देखते हैं कि सवाल में किसकी वैल्यू हम क्या लेंगे। x की पावर 1/2 है, लेंथ x की पावर है 1/2। इसका मतलब यहां से ये चीज समझ में आती है मेरे को मेरे भाई कि x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे x 25 हो सकता है, 49 हो सकता है, 16 हो सकता है, 36 हो सकता है। x की वैल्यू ये निकल के आएगी, तभी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रेशियो जो निकल के आएगा, देखो रेशियो गिवन है यहाँ पे। रेशियो कभी 3.5 रेशियो 7.2 ऐसा नहीं होता ना, रेशियो तो परफेक्ट में ही होगा। तो x की पावर जब 1/2 है, इसका मतलब है x एक परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा। चलो ठीक है, x के बारे में पता लगे कि x जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो लॉजिकल डीए का मतलब होता है लॉजिक लगाओ यहाँ पे, चीजों को देख के। मैंने अब चीजों को मैं इनको देख रहा हूँ तो लॉजिक यहाँ से निकल के आ रहे हैं कि x एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो x क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, इतना तो पता लग गया। ठीक है, और y की पावर y इंटू 1/5 है। ठीक है, हो सकता है y की अगर 1/5 करता हूं
14 निकल के आया यहाँ से, 14 से देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे Q को जब आप देख रहे हो P की पावर P इंटू 1/5 बन जाएगा, तो चलो P को भी देख लेंगे, 1/5 से कुछ नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे देखो आप Q इंटू देखो Q के जो मल्टीप्लाई में वो क्या 14 से 2/8 है, 14.28 है। इसका मतलब क्या होता है, Q की 1/7 आएगा यहाँ पे। तो मतलब क्या है, Q अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझे रेशियो 3:2 या इस टाइप से कुछ चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि Q जो है ना वो 7 का मल्टीपल होगा। Q जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आगे भी कहीं आ रहा है कि देखो ये वाला देखो क्यों आ रहा है यहाँ पे भी 21.42 का मतलब क्या होता है, 1/14 होता है भाई, 2/14 होता है। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14.28 होता है। और जब 2 का और भाग लगाए तो मतलब 1/14 करता हूँ, तब क्या निकल के आता है, 7.14। ठीक है। और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में, 3/14 आ जाएगा। तो इसका मतलब है Q तो फिक्स हो गया कि Q 14 का मल्टीपल होगा। तो Q जब 14 का मल्टीपल होगा तो ना तो Q इनमें से कोई हो सकता है, तो Q यही निकलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ना इसमें से कोई x हो सकता है। तो Q जो है जितना मुझे लग रहा है, देखो यहाँ पे भी x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर दिखा रहा है, यहाँ पे भी x परफेक्ट स्क्वायर दिखा रहा है, और इतने कोई अपने पास में 150-200 वेरिएबल्स है नहीं कि हम कन्फ्यूज हैं। आपको पता है r और परसेंटेज है 50/13। 50/13 का मतलब क्या होता है, 1/26। तो मतलब r की जो वैल्यू आएगी 26 का मल्टीपल होगा, तभी तो मल्टीप्लाई में मैं r लगाऊंगा तब अपने पास में एक इंटीजर निकल के आएगा रेशियो में। तो r कटना चाहिए ना उसके लिए, तो r तो 26 हो गया, देखो यहाँ पे निकल के आ रहा है, r क्या आ गया, 26 आ गया, 29 आएगा, क्योंकि एक निकलेगा इसमें से वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम, वन ऑफ द वैल्यू लेनी है यहाँ पे। r 26 आ गया। मैं अगर रिस्क लेके क्यों को 14 मान ही लूँ, फॉर एग्जाम्पल क्यों को 14 में मान ही लूँ, तो क्यों को जब मैंने 14 माना तो 14 प्लस 1 15, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो जब मैंने पी की वैल्यू 15 मानी तो आपको पता है, देखो यहाँ से 20% ऑफ पी मतलब कितना आ जाएगा, 1/5 ऑफ पी। पी कितना है 15, तो 3 निकल के आ सकता है यहाँ पे, मतलब सेटिस्फाई कर रही है। 16% ऑफ एक्स, ये चलो बात की बात है क्योंकि एक्स को भी देखेंगे अपन लोग। और 350% ऑफ आर, तो आर अपने को क्या लेनी है, आर लेना है 26, क्योंकि 13 देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब आर तो फिक्स हो गया कि 13 या 26 का 13 का मल्टीपल होगा ही होगा, 26 का मल्टीपल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या निकल गया, तो बोलोगे सर पी निकल गया, क्यू निकल गया और आर निकल गया। एक्स जो है देखो आर निकल गया अपने पास में, आर कितना निकला 26, तो 26 माइनस का एक आ जाएगा 25, तो एक्स की वैल्यू आ गई 25, वही आनी चाहिए थी क्योंकि एक्स से परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए थी। और P इज इक्वल टू है क्यू प्लस का 1, क्यू कितना है नहीं पता, क्यू कितना नहीं पता, क्यू 14 है ना यहाँ पे, 15 बन जाएगा। ठीक है, y रह गया पीछे, तो y तो अपन ऐड करके निकाल लेंगे, एक ही बात है, टोटल 100 होना चाहिए ना। 26 और 40 कितना बन जाएगा, बोले सर ये 50 बन जाएगा, नहीं 40 बन जाएगा, सॉरी ये भी बन जाएगा 40, तो 80 बन गया, तो y आ गया अपने पास में 20, y अपने पास में कितना आ गया 20, तो y सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे 1/5 कर रहा है, और कहीं y है नहीं है, बस इतना से चाहिए होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि P की वैल्यू है अपने पास में, पेरीमीटर P कितना है, P परसेंट है, तो P है 15%। टोटल जो ब्रेकअप है परसेंटेज पेरीमीटर का जो सम है वो कितना है 1200 है, और P अपने पास में 15 है, तो P परसेंट का मतलब कितना बन जाएगा, परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ A कितना है, तो बोलोगे सर 15 इंटू 1200 180 बन जाएगा, ये 180 इसका पेरीमीटर है। X परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा, तो X क्या है अपने पास में 25, तो 1200 का 25% मतलब 1/4 300 बन जाएगा। Q परसेंट कितना है, तो बोलोगे सर 14%, तो 12 इंटू 14 कितना होता है 140, तो 28 168, ये बन जाएगा इसका पेरीमीटर। Y परसेंट है 20%, 240 है कि नहीं, अरे 168 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या बच गया अपने पास में, आर, आर है 26%, 1226 260, ठीक है, और 26 दूनी 52, 2 है 312,
ये आ जाएगा 312। ये लॉजिक समझ पाए आप? क्या इस लॉजिक को समझने में किसी भी टाइप को डाउट है आपको, प्रॉब्लम है? आई होप नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम। अब इनका हम देख लेते हैं ये वाला, ये जो इनका सिस्टम है उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ बोला है इसने। लेट मी जस्ट, x की पावर 1/2, मतलब x अपने पास में क्या था, तो बोलोगे 25 था, तो 1/2 कितना आ जाएगा 5। लेंथ कितनी है 5, ठीक है। और ब्रेथ है 20% ऑफ y, y कितना है, तो बोलोगे 20%, तो 20% मतलब 1/5, तो ये आ जाएगा 4, तो 5:4 बन जाएगा रेशियो, ठीक है। अगर मैं लेंथ और ब्रेथ की बात यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल ए का जो पेरीमीटर है वो कितना है 180 है, तो लेंथ और ब्रेथ से हाफ पेरीमीटर निकलेगा। देखो यहाँ से समझो, ये पूरा पेरीमीटर है, ये लेंथ है 5, ये है 4, तो हाफ पेरीमीटर निकाल के हम दोनों को निकाल सकते हैं। तो हाफ पेरीमीटर कितना है 90 है, तो 50-40 बन जाएगा। इसकी लेंथ है 50, इसकी ब्रेथ है 40, ठीक है। लेंथ है अपने पास में, देखो ये वाली 50 और ये है 40, तो 90, और यही 50 और ये 40, 90 मतलब 180 पूरा बन जाएगा। सिंपल बात है। 20% ऑफ पी कितना है अपने पास में, तो बोलोगे सर पी है 15%, तो 20% का मतलब 1/5, तो 3 रेशियो 1/7 ऑफ क्यू कितना है अपने पास में 14, तो 1/7 करेंगे 2, तो 3 रेशियो 2 आ जाएगा। 300 है पूरा, आधा करेंगे तो 150, 150 का 5 मतलब 90 और 60। सिंपल बात है, लेंथ और ब्रेथ। 16% ऑफ एक्स, 16% का मतलब कितना होता है 4/25, और x की वैल्यू है 25, तो आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4। और ये अपने पास में है 3/14 ऑफ क्यू। 21.42 का मतलब क्या होता है, 21.42 का मतलब होता है 3/14। क्यू कितना है अपने पास में, तो बोलोगे सर क्यू है 14, तो आ जाएगा 3, तो 4:3 बन जाएगा ये। 168 आधा करूंगा 84, 4 और 3 7, 12 संत 84, 12 चौकी 48 और 12 36, ये बन जाएगा 84। 350/15% ऑफ आर, आर कितना है 26, तो 350/13 इंटू आर, 26% हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लग जाएगा। 50 से 2 बार और 50 से आ जाएगा 7 बार, 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 और आ जाएगा 5, 240 है, आधा करेंगे 120, तो 7 और 5 में डिवाइड करूंगा तो 70 और 50 बन जाएगा। x की पावर यहाँ पे आ जाएगा 5, और 50/13 ऑफ आर, आर अपने पास में कितना है 26 है, तो 1/26 ऑफ 26 मतलब आ जाएगा 1। 50/13 मतलब 1/26, और आर की वैल्यू जब 26 है तो 1/26 मतलब 5:1। 312 आधा कितना हो जाएगा 156, 6 दूनी 12, 6 6 36, तो 26 इंटू 5 130, और 26 आ जाएगा अपने पास में, ये 130 और 26 क्या बन जाएगा 156 बन जाएगा, ठीक है भैया। ये हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल ली, और ये इनका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो भी निकाल लिया। सब जो वैल्यूज पी क्यू आर एस टी की निकाल सकते हैं, जो भी जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। ये होता है लॉजिक, इसको बोलते हैं लॉजिक। ये होता है लॉजिकल सवाल। सवाल को पढ़ो, ट्राई करो करने का। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी केला। रात के 1 बजे में केला खा रहा हूं, बताओ। अगर ये कर लिया आपने, फिर इस पे जाओ। चलो देखते हैं ये बोला है। What is the respective ratio of length of rectangle C and E together to the breadth of rectangle B and A together? लेंथ ऑफ C and E together देख लेते हैं क्या है। ये रहा लेंथ ऑफ C एंड E together 178। तो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B एंड A together, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
बी एंड ए टुगेदर है। ये रहा ब्रेथ रेक्टेंगल, बी एंड ए टुगेदर, सो बी एंड ए टुगेदर 100 आ जाएगा। 4 से कितनी बार कटेगा? अरे कमिट क्यों नहीं रहा भैया, अलग मजे ले रहा है ये। 89 और 50 ये आएगा। ठीक है चलो, अब ये परेशान करेगा, वो उस टाइप का आ गए, पता नहीं ये क्यों आ जाता है हर बार यार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी टू सम ऑफ द ब्रेथ्स ऑफ गिवन ऑल रेक्टेंगल्स? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी कितना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी देख लेते हैं। ये रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी, 90 और 60 150, 150 इंटू 2 300, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी कितना है? 300 है। एंड ब्रेथ ऑफ ऑल गिवन रेक्टेंगल्स, ब्रेथ कितनी है देख लेते हैं। 100 और 136 नहीं 150 और 62, ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 212 बन जाएगा, 212 बनेगा। डिफरेंस कितना जाएगा? 88, ये 88। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक। ये बता देना आप क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ गिवन ऑल रेक्टेंगल्स का एरिया बताना है, आसान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आला दर्जे के कुछ प्रश्न अपने पास में और बच रहे हैं। ये क्यों आ रहा है अभी, क्या हो रहा है बार बार इसको? चलो कुछ एक मिनट रुकना, प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसको, अभी मिटा देने को। अब नहीं होगा, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है कभी भी इसको चलते चलते। चलिए पढ़ते हैं क्या कुछ बोला है इसमें, देखते हैं। थोड़ा सा क्या लेंदी टाइप दिया होगा ये, थोड़ा सा लेंदी इन द सेंस कि क्या बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं कुछ भी, ये इसी का क्वेश्चन होगा शायद, है ना। ठीक है चलो भैया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, ए पर्सन कवर 200 किलोमीटर लॉन्ग along द स्ट्रीम एंड 150 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑन डे 1 की बात कर रहा है, ये डे 1 की बात कर रहा है। डे 1 में वो क्या बोल रहा है? डे 1 में वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक पर्सन कवर कर रहा है 200 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब प्लस में, मतलब अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एंड 150 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 10 घंटे। जो डिफरेंस बिटवीन है, तो टाइम टेकन बाई द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 10 घंटे। मतलब ये जो है डाउन स्ट्रीम है और ये है अपस्ट्रीम है, इनका जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है? 10 घंटे का टाइम। ये इसने एक पहली बात बोली, समझे कि नहीं आप, समझे कि नहीं? ठीक है, डे 2 की बात कर लेते हैं, डे 2 की बात कर लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब जो डिस्टेंस कवर करी गई है अपने पास में अलोंग द स्ट्रीम, मतलब ये वाली, वो कितनी है? 40 किलोमीटर ज़्यादा है किससे? डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम, ये वाली। देखो अलोंग द स्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर करी गई है वो कितनी है? 40 किलोमीटर। वी है 20 शेड्यूल चेंज के लिए इसने बोला कि जो अगेंस्ट द स्ट्रीम डी है उससे 40 किलोमीटर ज़्यादा क्या है? अलोंग द स्ट्रीम है, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन ऑन डे फर्स्ट। देखो इसने क्या बोला, द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम, विच इज अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पर्सन ऑन डे फर्स्ट अलोंग द स्ट्रीम। मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम है डे 2 पे, वो इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम ऑन डे 1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 200 है। डी की वैल्यू कितनी है? 200 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। सिंपल बात है, वापस पढ़ सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग बाय द पर्सन ऑन डे फर्स्ट
along the stream. क्या बोला इसने? 40 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम विच इज इक्वल टू द, अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है ना डे 2 पे, वो क्या है? इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पर्सन ऑन द डे फर्स्ट अलोंग द स्ट्रीम. अलोंग द स्ट्रीम डे फर्स्ट पे जो डिस्टेंस है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम डे 2 पे, ठीक है, उससे 40 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी ये वाली, सिंपल बात है. चलो भैया, ही टेक्स 6 आवर्स मोर टू कवर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस. इसने क्या बोला? ये ले रहा है 6 आवर मोर टू कवर अपस्ट्रीम में, इसमें 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है. ही टेक्स 6 आवर मोर टू कवर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस. तो यहाँ से अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, और कुछ बोला है कि द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम ऑन डे 1 एंड डे 2 इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. अच्छा, स्ट्रीम की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो y है वो कितना है? 15 है, और दोस्तों यहाँ पर जो y है वो कितना है? 20 है. ये इसने बोला. द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन डे 1 एंड डे 2 कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे रेस्पेक्टिवली है. क्या ये पूरा डायग्राम जो मैंने बनाया डायग्राम के अंदर वो समझ में आया? चलिए किससे भी निकाल लेते हैं, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, एक ही बात है. तो अगर मैं देखो यहाँ पे 200 150 है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 भी है, 200 है, 150 है, तो कुछ क्या है, थोड़ा 15 भी है, थोड़ा सा लग रहा है 5 से कुछ मिलता जुलता लग रहा है. यहाँ पे 12 भी है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अपने को नहीं पता ना, लेकिन ये तो पता ही है यार कि अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ, x प्लस 15 करता हूँ, और यहाँ पे x माइनस 15 करता हूँ, यहाँ पे बट्टे में कम आ रहा है, इसका मतलब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, सिंपल बात है, और इसको कम लगेगा. अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि भैया बट्टे में बहुत बहुत कम चला जाएगा, ठीक है, और ये बट्टे में ज़्यादा चला जाएगा तो ये वैल्यू अल्टीमेटली छोटी आएगी. तो अगर मैं 150 बट्टे x माइनस 15 प्लस दोनों का सम है ना इनका, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन, डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है इनका? तो बोलोगे सर डिफरेंस अगर मैं 200 बट्टे में करता हूँ x प्लस के 15 का, तो कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा, ठीक है. हिडन ट्रायल्स अगर मैं देखता हूँ तो 15 से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस का 15 है, तो x की वैल्यू डेफिनेट सी बात है 15 से ऊपर जाएगी, ठीक है. 20 लेता हूँ 5 तो बहुत बड़ा चला जाएगा, 25 लेता हूँ 10, 15 आएगा यहाँ पे, फिर बड़ा चला जाएगा. 15 माइनस का 25 8 जाएगा ना, 10 15 25 8, और यहाँ पे जाएगा 15 माइनस का 8 7 आना चाहिए. तो 30 लेके देखता हूँ, 15 10 आ जाएगा, और 30 35 तो भाग जाएगा नहीं, 45 का, तो 35 का भाग नहीं जाएगा. 35 लेके देखता हूँ 20 का जाएगा नहीं, 40 लेके देखता हूँ 25, तो 25 6 और 55, एक मिनट रुकना, थोड़ा चला जाएगा ना. फिर x अगर मैं रखता हूँ मान लीजिए 20 तो नहीं जाएगा, 20 रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 20 माइनस का 15, 20 और 35 हो जाएगा. 35 का तो भाग जाएगा नहीं, तो इंटीजर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर मिल रहा है तो यहाँ पे भी इंटीजर मिलना चाहिए, तब जाके इंटीजर मिलेगा. 25 करता हूँ तो भैया 10, तो 15 यहाँ पे मिल जाएगा, 25 और 40, 40 कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा. तो 40 कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, सॉरी. तो 25 माइनस का 5, 15 माइनस का 5 कितना जाएगा? 10 आ जाएगा. सिंपल सी बात है. हिडन ट्रायल अगर मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल x की जगह अगर मैं रखता हूँ कितना? 25, तो क्या मिलेगा देखो, 25 माइनस का 15 10 बन जाएगा. कितनी बार कटेगा? तो बोलोगे सर 15 बार कटेगा. 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40, तो 40 से कितनी बार कटेगा? बोले सर 5 बार कटेगा. तो 15 माइनस का 5 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 10 बन जाएगा. तो x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे कितनी आ गई? 25 आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई. तो अगर यही सेम चीज़ मैं इसमें लगाता हूँ, इसमें और इसमें लगाता हूँ, तो यहाँ पे y की देखो, डे 1 में तो y की वैल्यू तो 15 निकल के आ गई, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 25 निकल के आ गई. डे 2 में भी तो x की वैल्यू अलग होगी ना, क्योंकि 6 घंटे ज़्यादा है. ये देखो, ये 6 घंटे ज़्यादा है, मतलब इसमें से घटाऊंगा 200 बट्टे, यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, x माइनस का 20 और माइनस का 240 से बट्टे x प्लस का 20 इज इक्वल में कितना है? 6 घंटे, क्योंकि इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तभी 6 घंटे बचेगा. यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं? 20 25 लेता हूँ, 25 लेता हूँ तो 5 40 आएगा यहाँ पे, 25 यहाँ पे घटेगा नहीं. 30 अगर लेता हूँ 50 नहीं जाएगा, 35 40 लेता हूँ. अगर मैं 40 लेता हूँ 20, ठीक है, कितने बार कटेगा? 10 बार. 60
4 बार कटेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 40 आ गई। समझेगी नहीं बात, हिडन ट्रायल लगा सकते हो। देखो मैंने क्या किया, 5-5 का गैप पे देखो, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें आसान लग रही है। 40 अगर मैंने देखा यहाँ पे, तो 40 माइनस का 20, 20 बन गया। 20 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 60 बन गया, 60 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 6 चौके 24, तो 20 माइनस का 4, 10 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अलग अलग वैल्यूज निकल के आएगी अलग अलग डे पे, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम अलग थी, यहाँ पे भी अलग थी, तो डेफिनेट सी बात है कि स्पीड ऑफ जो पोर्ट है वो भी अलग अलग होगी, क्योंकि अपने को स्पेसिफिकेशन तो दिया नहीं है। लेकिन वेरीफाई भी नहीं अगर करते हैं तो फिर सेटिस्फाई नहीं करता। 25 रख के देखो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं कर रहा है, इसका मतलब अलग अलग ही होंगी चीज़ें। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग होगी, है कि नहीं। क्या एक गलत दोनों समझ में औंधी होनी सी। चलो पढ़ते हैं, इसके बाद सवाल को पढ़ते हैं, एंड देन अपने पास में ये एक और बेहतरीन सवाल होगा जिसको पढ़ते हैं। उसके बाद में एक मैं आपको दूंगा अच्छा सा होमवर्क, बस ज़्यादा फिर नहीं करेंगे, ख़त्म करेंगे फिर, है ना। चलिए दोस्तों, पढ़ो इसको आराम से। देखो, what is the total time taken by the person who cover the upstream distance on both days combined। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। क्या बोला, टोटल टाइम कितना लगेगा टेकन बाय द पर्सन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन बोथ डेज कंबाइंड। अपस्ट्रीम डिस्टेंस, यहाँ पे अपस्ट्रीम कौन सी है, ये वाली है, तो 150 बट्टे x माइनस का 15, यहाँ पे x अलग है, 25 माइनस का 15 है यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे अपस्ट्रीम है 200, कंबाइन अगर करूंगा यहाँ पे क्या है, 40 माइनस का 20 है, 10, ठीक है, कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। 20 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो 15 और 10 कितना मिल जाएगा, तो बोलोगे फिर 25 मिल जाएगा। तो कंबाइन घंटे कितने आ गए दोस्तों, 25 आ गए। क्या आपको मजा आया सवाल सोल्व करके, आगे देखते, ये पढ़ो अच्छे से, ब्यूटीफुल एवोल्यूशन। पढ़ो अच्छे से, अच्छा सिग्नेचर है ना मेरा, वाई बना सिग्नेचर में, है ना। चलो, इफ द पर्सन ट्रेवल्स एन एडिशनल 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन डे 1, ठीक है, डे 1 में डाउन स्ट्रीम कितनी थी, तो बोलोगे सर 200 थी, ठीक है भैया। अगर ये एडिशनल 100 किलोमीटर चलता, मतलब 300 चलता ऑन डे 1 विद द सेम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द सेम स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। इस दिन जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी थी, तो वो थी अपने पास में कितनी, 15, और जो स्टिल वाटर स्पीड थी वो कितनी थी, 25 थी। सिंपल बात है। What will be the difference between the time taken to cover the additional distance downstream and the time taken to cover the same distance upstream on day 2। अच्छा, पहले इसने क्या बोला, इफ द पर्सन ट्रेवल एन एडिशनल 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन डे 1 विद द सेम स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द सेम स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, यहाँ पे जो टाइम लगेगा, एंड what will be the difference between the time taken to cover additional distance downstream and the time taken to cover the same distance upstream on day second। खाली एडिशनल डिस्टेंस की बात कर रहा है 100, तो फिर डाउन स्ट्रीम बात करेगा यहाँ पे इसका, एंड टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम ऑन डे 2। सेम डिस्टेंस मतलब ये 100 अपस्ट्रीम ऑन डे 2, तो डे 2 के अंदर आपको पता है y की वैल्यू तो 20 है और x की वैल्यू है 40। इसमें भी अपने को अपस्ट्रीम करना है, यहाँ पे 25 और 15 40 हो जाएगा डे 1 पे, और यहाँ पे हो जाएगा 20, 40 का डिफरेंस, तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये कितनी बार जाएगा, 2.5, 2.5 आना चाहिए अल्टीमेट आंसर। यही आएगा। एडिशनल डिस्टेंस की बात करें, देखो 300 पूरा ट्रेवल नहीं कर रहा, एडिशनल ट्रेवल कर रहा है। देखो इसने बोला ना, द टाइम टेकन टू कवर द एडिशनल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ये डे 1 की बात कर रहा है, ठीक है, वरना डे 1 के बारे में बोलता ही क्यों है ठीक है भैया। तो एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन था,
और इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन जो अपना ये है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत तबीयत से सॉल्व करेंगे। ये आपका एक होमवर्क है, इसको बहुत ही टाइम देना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा लेकिन टाइम देना, अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, कमेंट करके बताना कि नहीं समझ में आया, हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लास, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको सवालों को सॉल्व करने में, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लॉजिकल सवाल थे, काफ़ी अच्छे सवाल थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल थे, ऐसे सवाल जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं और थोड़ा सा दिमाग को ट्रेंड करते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सवाल लेके आऊँ जो हमेशा थोड़ा सा क्या है, इम्पैक्ट डालें। अच्छी लगती चीज़ें तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बाकी तो देखो मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं इन सब चीज़ों से, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।